is about the yin yang theory and the vital energy. Well, this is a very vast topic, but then we have tried to compile it, and it is very difficult to explain this topic in one session. But yet we have tried our level best, hope we are successful. And also we have tried to make it very easy and simple as usual. Another thing that we will be discussing today is about the energies of each organ and why the particular organ doesn't like its respective energy in excess or deficient. Also, we will be talking about the role of yin and yang in the in diagnosis, how to diagnose a disease with the help of yin and yang. But before we start this session, let us invoke the energy of creator of all that is and take the blessings of our teachers and our parents. Well, we all know that if we want to understand TCM cannot be understood without understanding the concept of yin and yang. See, the root cause of any disease is an imbalance of the yin and yang energy. Well, everyone knows that yin and yang, they are opposite, yet they are self-reliant, they are interreliant, they are interdependent. They complement each other. So let us see how and why. So to continue further, I would like to call Nishaji. Nishaji, over to you. Nishaji, you're muted. Unmute yourself. Thank you so much. Thank you so much, Rindra sir and JP अग्रवाल सर, जिनकी शिक्षा दीक्षा के साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं, और पूर्व अध्यक्ष हमारे माता प्रसाद जी खेमका, उनकी अनुभूति को महसूस करते हुए उनकी एनर्जी के साथ हम परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद देते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपको टॉपिक पता है कि यिन यांग एंड द वाइटल एनर्जी। यिन यांग बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके बिना और ची के बिना कोई लाइफ नहीं है, ना तो कुदरत में, ब्रह्मांड में, और ना हमारी शरीर में चल ही नहीं सकती। क्योंकि कहीं भी आपने देखे होंगे प्रोटोकॉल ढेर सारे कि यिन डेफिशिएंसी, ची डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी। तो यिन यांग एंड ची डेफिशिएंसी ये सारे ही इंटरकनेक्टेड हैं। किस तरह से इनके ही साथ में मिलकर देखना है कि यिन यांग। अब बात है कि यिन यांग है क्या, होता क्या है। मैंने जहां तक महसूस किया, छोटे शब्दों में, बड़े इजी वर्ड में फील किया कि यिन यांग क्या है, किन क्या है, जो अंधेरे में है, अंदर रहता है, छुपा हुआ है और कंटिन्यूसली काम करता है। लाइक हम वाइफ के लिए जैसे बोल देते हैं। और यांग क्या है, जो कंटिन्यूसली काम नहीं करता, जब काम आया तो काम किया, अदरवाइज घर आके रेस्ट किया। उसके अलावा जो फैला हुआ है, ब्राइट है, डार्क नहीं है, ब्राइट है, जो फैला हुआ है, सिकुड़ा हुआ नहीं है और बाहर काम करता है, वो यांग है। इसके बहुत सारी अभी आगे हर पल थोड़ी थोड़ी देर बाद ही इसकी डेफिनेशन चलती रहेगी। तो ये छोटी सी डेफिनेशन के साथ में चलते हैं आगे कि ये यांग है क्या, किस तरह से है। सृष्टि की किसी भी चीज को आप नोटिस करेंगे, कोई भी परिवर्तन, कोई भी रूपांतरण, कोई नेचर, कोई स्वभाव, हर चीज के साथ ही यिन यांग जुड़ा हुआ है। दो ही कैटेगरी में डिवाइड होती हैं ये सारी चीजें, या तो फ्रंट होता है या बैक होता है उसका। जो छुपा हुआ है, पीछे है, वो यिन है, जो आगे है वो यांग है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी फ्रंट जो है पार्ट सारा ये यिन, क्योंकि झुक जाता है ये, तो यिन कैटेगरी में है। बैक साइड पे जैसे हैंड ही ले लो, बैक साइड का है यांग कहते हैं, उसी तरह बॉडी का बैक साइड है यांग है, फ्रंट साइड यिन है। जो इसका लेफ्ट साइड है वो यांग है और राइट साइड जो है यिन है। अब यहाँ पे भी देखिए, राइट साइड कंटिन्यूसली हमारा काम करता है। अभी भी हाथ में कर रही हूँ तो राइट साइड ही चल रहा है, तो राइट साइड कंटिन्यूसली काम करता है। तो ये यिन की कैटेगरी में इसी साइड ही सारे यिन के ऑर्गन होते हैं। और यांग जो है, यांग ऑर्गन क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पूरा काम उन्होंने यांग फंक्शन के आधार पे किया जाता है, क्योंकि ये सॉलिड ऑर्गन है यिन, और वो होलो ऑर्गन है। यांग जो है फंक्शन है, यिन जो है स्ट्रक्चर है। पूरी बॉडी हमारी स्ट्रक्चरल रूप में सामने है। इसके अंदर जो भी कार्य चलते हैं वो यांग के फंक्शन के हिसाब से चलते हैं, जबकि यिन इंटरनल है, यांग एक्सटर्नल है।
पर इसी ही आधार पर ही फंक्शन जो भी होते हैं वो यांग के होते हैं, यांग के ही यांग है मतलब फंक्शन। और यिन जो है हमारा स्ट्रक्चर है, हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आएगी तो उसको यिन के रूप में हम देखते हैं। अब सारा राइट साइड, लेफ्ट साइड ये सारा कुछ टैली करते हुए हमने जब भी अपनी प्रॉब्लम को देखना है, तो ये नहीं है कि ये सिर्फ हाथ ये है, राइट साइड ये है। हमारा जो जो ये सिर है, ये यांग है, ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला एरिया सारा जिन है। लेकिन छाती, चेस्ट और एब्डोमेन जो है वो इसके मामले में जिन हो जाता है और ये यांग हो जाता है। बॉडी के सारे पार्ट्स ही यिन भी है, यांग भी है, कोई प्रॉपर यिन नहीं है, कोई प्रॉपर यांग नहीं है। जैसे आपने वो ये वाला देखा है, इस तरह से मैंने छोटा सा आपको दिखाने के लिए बनाया, अगर दिख रहा हो तो ये आधा ढका हुआ है, आधा व्हाइट है, आधा ब्लैक है। ब्लैक भी पूरा ब्लैक नहीं है, उसमें छोटा सा व्हाइट है। व्हाइट भी पूरा व्हाइट नहीं है, उसमें छोटा सा ब्लैक है। क्योंकि ये हमें ये दर्शाता है कि कोई भी प्रॉपर यिन नहीं है, कोई भी प्रॉपर यांग नहीं है। हर एक के अंदर थोड़ा सा यिन छुपा हुआ है, हर एक के अंदर थोड़ा सा यांग छुपा हुआ है। अब इसी की तरह से ही हम ये एक दूसरे के साथ पूरक भी हैं और अपोजिट भी हैं। एक दूसरे के बिना काम भी नहीं कर सकते, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे? जैसे दुनिया में भी कभी नेचर नहीं मिलती, कभी सोच नहीं मिलती, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बिना एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। बट एक दूसरे के अपोजिट हैं, स्वभाव नहीं मिलता होता किसी का भी। तो उसी तरह वो अपनी जिंदगी की गाड़ी जैसे चलाते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में यिन यांग अपनी गाड़ी चलाते हैं, ब्रह्मांड में यिन यांग अपनी गाड़ी चलाते हैं। कैसे? वो छोटा सा पौधा जमीन में गाड़ा, जमीन में उसका वो पौधा रोपण शुरू हुआ, लीवर के रूप में वो पौधा आता है, क्योंकि यांग ही पहले आता है, यांग फंक्शन ही पहले होता है। यांग की बहुत कैपेसिटी को, बढ़ी हुई कैपेसिटी को रोकने के लिए यिन आता है। पौधा है, पौधे का रोपण हुआ, हीट मिली उसको, गरमाई हुई, बचपन से वो बड़ा हुआ, यानी कि हीट वाले लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाद वो ह्यूमिडिटी वाले लेवल पे पहुंचता है, जो मोनोपोज का टाइम हम इंसानों में गिनते हैं, और वो वहां पे फूल खिलते हैं, खूब सारे ढेरों फूल खिलते हैं। पूरी तरह से पौधे पूरी तरह गुलजार हो चुके होते हैं। उसके बाद ड्राइनेस वाला जैसे ही मौसम आता है, लेडीज के लिए मोनोपोज का टाइम, ह्यूमिडिटी के टाइम आ जाता है, और पौधों का लिए टहनियां सूखनी शुरू हो जाती हैं ड्राइनेस के आने से पहले ही। जैसे ड्राइनेस मौसम आता है, पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है, लेडीज भी स्टेबल हो जाती है। लेडीज हुए, जेंट्स हुए, उनका भी अपना, जेंट्स का अपनी जगह मोनोपोज होता है, लेडीज का अपनी जगह। और फिर वो कोल्डनेस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। कोल्डनेस की स्थिति में आते आते वो ठंडे हो जाता है बिल्कुल सब कुछ। 100 वर्ष, 200 साल बाद पौधा पेड़ बनने के बाद वो खराब होता ही होता है। जो धरती पे आया उसे जाना ही जाना है। यिन और यांग का सिद्धांत ही ये कि अगर यिन यांग बढ़ता रहा तो यिन किस लिए? यिन रोकने के लिए है उसको। एक यांग ने बहुत सारी हवा चलाई, एक थोड़ा सा टीला बन गया, छोटा सा मट्टी का। वो मट्टी का टीला यिन है, स्ट्रक्चर बन गया ना। और यांग की हवा जो है, किसी चीज, कोई तो चीज उसको रोकने के लिए है ना। जैसे सपोज करो ये चीज बहती आ रही है, यहाँ पे एक टीला टाइप पे एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। हवा आएगी तो यहाँ रुकेगी ना थोड़ी देर के लिए, यहाँ उसकी स्लो डाउन हो जाएगी उसकी एनर्जी। इसीलिए यांग को रोकने के लिए यिन बना है। यिन का स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड ना हो जाए, बहुत बड़ा ना हो जाए। आदमी नहीं तो बट लंबा ही होता जाता, पेड़ लंबे ही होते जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए यांग बना। एक दूसरे के इसीलिए कनेक्टेड भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं। इनको हम बॉडी के हर तरह से 8 प्रिंसिपल से इनको फील करते हैं, डायग्नोज करते हैं। बॉडी के अंदर इसको कैसे देखा जाता है? इसको इंटरनल, एक्सटर्नल, डेफिशिएंसी, एक्सेसनेस, हॉट, कोल्ड एंड यिन एंड यांग। इस तरह से इनको हम देखते हैं कि किस तरह से इसको फील किया जाए 8 प्रिंसिपल से। एक्सटर्नल क्या होता है कि सिंपल कोई चीज, ची, ब्लड, इंटरनल लेवल पे जो प्रॉब्लम आती है, ची, ब्लड, एनर्जी, बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हुई, वहां पे अगर उस लेवल पे अगर देखना है तो वो इंटरनल प्रॉब्लम गिनी जाती है। एक्सटर्नल क्या है? बॉडी के सरफेस पर। बहुत भारी तो नहीं लग रहा क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इसको इसी तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जो एक्सटर्नल है, बॉडी के सरफेस पर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है, कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो उससे आप एक्सटर्नल प्रॉब्लम आई है, यांग की प्रॉब्लम है, यिन की प्रॉब्लम है, किस तरह से ये डायग्नोस करो। उसके बाद इसको देखा जाता है डेफिशिएंसी में।
ब्लड ची में ही डेफिशिएंसी आती है तो वो इंसान बड़ा उदास सा, बीपी लो हो गया, परेशानी में है, उसको अच्छा नहीं लगता कुछ भी, तो इस तरह से फील होता है। अगर वो एक्सेस कंडीशन में है तो एक्सेस ओवर एक्टिव, हद से ज़्यादा वो भाग-भाग के सारे काम करता है, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, टिक के ही नहीं बैठता। उससे उसके यांग बढ़ा हुआ है, उसका एक्सेस हो गया, उससे पता चल जाता है। या फिर लीवर फैटी हो गया तो उसका यिन बढ़ा हुआ है, ये एक्सेस होने के संकेत हैं। अब इसको हॉट और कोल्ड में, हॉट क्या है? जब यांग बढ़ जाए, अगर किसी के हाथ-पैर बहुत ठंडे बहुत गर्म है फील हो रहे हैं, तो वैसे उसको हाथ-पैर गर्म है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको क्या देखेंगे? 2 पैटर्न है इसके भी। अगर आपने देखा हॉट है, वो भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड के हिसाब से बताती हूँ। अगर आपने देखा कि गर्मी बढ़ी हुई है इंसान में, ये यांग है। ब्लैक बोर्ड आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये यांग बढ़ा हुआ है, यांग बढ़ा हुआ है और यिन अपने आप ही छोटा हो गया। ये इसको वीकनेस की निशानी में भी गिना जाता है, इसको एक्सेस की निशानी में भी गिना जाता है। अब आप क्या करोगे? अगर तो यांग बढ़ा हुआ है तो बढ़े हुए को कम करेंगे, या फिर यिन अगर वीक है तो इसको आप ताकत देंगे, इसको आप टोन करेंगे। एक तरफ ये आता है कि ये यिन जो है वो बढ़ा हुआ है और यांग जो है वो अपने क्योंकि इसने कंज्यूम कर ली इसकी एनर्जी। अब इसकी एनर्जी को अगर कंज्यूम कर लिया तो उसकी एनर्जी को वापस लाने के लिए हमें इसको ताकत पहले देनी पड़ेगी, फिर इसको हमें कम करना पड़ेगा। अब एक चीज होती है कि ना तो यांग तो उतना ही है, ये तो हो गया एक्सेस और हॉट एंड कोल्ड की कंडीशन। मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। हॉट एंड कोल्ड की जो कंडीशन है, हाथ पैर आपके गर्म हैं, एम्प्टी हीट में बताती हूँ। ये वाला जो एरिया, ये वाला आप देखिए गौर से, इसमें यांग क्या है? उतना ही है जितना होना चाहिए, जितना होता है। और अचानक से यिन की कैपेसिटी कम हो गई, यिन कम हो गया। तो ये क्या होता है? यिन कम होने से आपके हाथ बहुत गर्म फील होगी, बॉडी गर्म फील होगी, एम्प्टी हीट इसको बोलते हैं। लेकिन टेम्परेचर आप अगर थर्मामीटर लेके टेम्परेचर नोट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ कुछ नहीं आएगा। जो 98.4 आता है वही आएगा। अब सारे सोचोगे कि ये क्या? पूरा बॉडी गर्म है, वीकनेस भी फील हो रही है क्योंकि गर्मी लगेगी तो फ्लूइड तो सूखता है ना अंदर का। तो है कुछ भी नहीं, बुखार तो है नहीं, ये बहुत बार होता है, ये एम्प्टी हीट के लक्षण होते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि यिन को बढ़ाना है। इसमें जो कमजोर है, जो श्रिंक हो गया है, उसको बढ़ाना है, ना कि ये यांग तो अपना है, जैसा उसकी 50% एनर्जी उसके पास जो होती है उतनी ही है उसके पास एनर्जी, उसको नहीं छेड़ना हमें। अब यहाँ पे आता है कि यांग जो यिन है वो अपना उतना ही है जितना होना चाहिए, लेकिन यांग उसका अपने आप ही श्रिंक हो गया। यांग श्रिंक किसी भी वजह से हो सकता है बॉडी में, तो यांग जैसे श्रिंक हो गया, इसको अब हमने टोन करना है। जिन को कुछ नहीं करना। ये इससे क्या होता है कि आपके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाएंगे, बहुत ठंडे फील होंगे, ठंड लगेगी, एसी अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी में भी ठंड लगेगी। तो टेम्परेचर में फिर भी वही नॉर्मल। तो आप तो उसमें फिर सोचोगे कि या तो बुखार चढ़ने वाला है या मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं ठीक नहीं हूँ। इसको बहुत अच्छे से आपको पेशेंट के ऊपर भी डायग्नोज ऐसे कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर उसका नॉर्मल आ रहा है तो समझ लीजिए कि इसका एम्प्टी कोल्ड बढ़ा हुआ है, इसके यांग को कम नहीं करना, इसके यिन को टोन करना है। ये तो हुआ एक सिंपल वे में मैंने जो आपको बताया कि यिन और यांग को हम किस तरह से टोन कर सकते हैं, किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है कि यिन और यांग का जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसको बीमारी के लिए, डिजीज कोई है उसके नए उपयोग में कैसे लाएं, किस तरह से उसको देखें कि इसका ट्रीटमेंट किस लेवल पे होगा। फिजियो पहले तो शारीरिक तरीके पे, फिजियोलॉजी पे हम देखेंगे, फिर पैथोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, फिर उसको डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट। ये 4 लेवल हमें उस ट्रीटमेंट को जिन यांग को देखने के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमेशा। चारों लेवल के ऊपर जाके बड़े सोच समझ के इसका देखना पड़ता है कि फिजिकल लेवल पे ठंडा गर्म कैसा है, पैथोलॉजिकल लेवल पे इसको देखना है कि रोग इसका किस तरह का है, डायग्नोज करना है कि ये रोग किस तरफ जा रहा है, यिन की तरफ जा रहा है, यांग की तरफ जा रहा है या ची की तरफ जा रहा है। क्योंकि एसेंस वो आगे बताऊंगी कि इसमें एसेंस भी जुड़ता है साथ में। तो इस तरह की तीनों एनर्जी, अगर तीनों में से कोई भी एनर्जी आपको डिस्टर्ब फील होती है तो उसको आप उसी आधार पे पकड़ के अगर उसका सही डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी
इफेक्ट आता है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं लगती फिर उसके बाद। अब इसके बाद है कि ये दोनों सारे ऑर्गन इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब कनेक्टेड तो है ही, इंटरडिपेंडेंट भी है, एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। जैसे गर्मी है, गर्मी के बाद सर्दी आएगी, सबको पता है कि मौसम अपना इसी तरह से चेंज होता है। उसी तरह यिन के बाद यांग का, यांग के बाद यिन का, ये कनेक्शन चलता रहता है पूरी बॉडी में, ये हमारी सेटिंग चलती रहती है। आज मेरा थोड़ा सा मुंह पका हुआ है, इसलिए थोड़ा मैं अनकंफर्ट भी चल रहा है मेरा, थोड़ी मुश्किल आ रही है, सॉरी, इसको इग्नोर करना। अब ये इकट्ठे ही परफॉर्म करते हैं हर तरीके से, ना तो ये नहीं यांग के बिना चल सकता है, ना यांग जिन के बिना चलता है। ये ना फंक्शन का कोई वैल्यू है स्ट्रक्चर के बिना, ना स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू है फंक्शन के बिना। इसको बॉडी पे कोरिलेट करना कि अगर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा लीवर का स्ट्रक्चर है, सपोज करो स्ट्रक्चर तो है, अगर उसमें फंक्शन ही नहीं हो रहा होगा तो उस स्ट्रक्चर की क्या वैल्यू है। और अगर स्ट्रक्चर तो है, स्ट्रक्चर की वैल्यू कर रहा है, फंक्शन ही नहीं हो रहा, फंक्शन है तो स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां फंक्शन की क्या वैल्यू है। क्योंकि हर चीज के दोनों पहलू हैं और दोनों को साथ लेकर चलना है। ये दोनों अगर बैलेंस में चलते हैं तो हमारी एनर्जी, जो ची की बात मैंने शुरू में की, वो बैलेंस होती है, वो हम बहुत बढ़िया फिट रहता है बंदा। और अगर ये दोनों डिस्टर्ब हो गए, ये इम्बैलेंस हो गए, तो ची भी हमारी एनर्जी हमारी जो है वो बैलेंस नहीं रहती, फिर वो हमारे ऊपर डिजीज, किसी भी तरह की डिजीज के रूप में सामने आती है। कोई भी पैथोजन भी अटैक कर सकता है, फॉरेन पार्टिकल्स आके आराम से हमारे ऊपर, क्योंकि हम पहले ही वीक फील कर रहे हैं। अगर हमारा यिन वीक है तो भी दिक्कत, अगर यांग वीक है तो भी दिक्कत। इनको बिल्कुल हमेशा कोशिश करें कि इनको आप सेट करके रखें, बैलेंस करके रखें। नहीं पता चलता, ठीक है, गर्मी लगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगी, आप उसी वक्त ये देखें कि कौन से ऑर्गन से हमें गर्मी का एहसास ज्यादा हो रहा है, यानी यांग उसका बढ़ रहा है, तो उसके जिन पे वैसे ही आप एक मैग्नेट लगा के, एक कोई सीड लगा के रख लें, आपको उसमें अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। हीट बढ़ी हुई है तो आपको पहले 5 एलिमेंट उसमें 60 कमांड पॉइंट में बताया था कि फायर का क्या है, उसका फायर कम करने की कोशिश कर सकते हैं आप, इससे आराम से आपकी जो हीट बढ़ी हुई है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, उसी ऑर्गन के मुताबिक, सिम्टम के आधार पर। अब इसका जो सिस्टम है, क्योंकि हमने वाइटल एनर्जी को साथ लिया हुआ है, तो बताने का एक मकसद है कि किडनी, क्योंकि क्वेश्चन जो आया था वहां पे कि किडनी को अपनी एनर्जी, एक्सेस एनर्जी क्यों नहीं पसंद या ड्राइनेस क्यों नहीं पसंद, तो किडनी के बारे में बात करते हैं, एंट्री करवाते हैं किडनी की, कि किडनी जो है यिन यांग का रूट है, जड़ है, क्योंकि हमें पैदा होते ही किडनी से एनर्जी मिलती है। जो लाइफ का एसेंस, प्री नेटल एनर्जी, पोस्ट नेटल एनर्जी की जो बात करते हैं हम, प्री नेटल जो हमें मिलती है वो किडनी से ही है, माँ के गर्भ से ही हमें वो एनर्जी मिल जाती है। और वो टिल एंड, हमारा कोल्डनेस खत्म होने के बाद जब तक हम जीते हैं तब तक वो एनर्जी हमारे साथ, एसेंस हमारे साथ होता है। उस एसेंस का यूज कैसे है कि रात को जब हम सोते हैं, थक हार के पूरे दिन की एनर्जी हमारी लॉस हो चुकी होती है, रात को हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन काम करते हैं, किसके आधार पर, किडनी के उस एसेंस के आधार पर जो हमें परमात्मा से मिला हुआ है। किडनी उस एसेंस को पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को थोड़ा थोड़ा सबको जितना जितना जरूरत होती है उतना देती है, वो हमारी बॉडी को रिसाइकल कर देती है, एक तरह से हमें चलने अगले दिन के लिए तैयार करती है। वो जो एसेंस है हमारा, वो हमारे काम आता है। तो किडनी तो यिन यांग की जड़ हो गई ना, यिन यांग अगर डिस्टर्ब है तो किडनी ने उनको भी नॉरिशमेंट करनी है, सभी को नॉरिश करना है। इसके अलावा किडनी के तो रोल, किडनी को हम प्राइमरी यिन भी बोलते हैं और हार्ट को प्राइमरी यांग बोलते हैं, क्योंकि बॉडी में गर्माहट देने का काम हार्ट करता है और किडनी हमें नॉरिशमेंट करने का काम करती है। इसके अलावा मैं अब आपको लीवर, हर एक यिन, हर एक यांग, हर एक बॉडी के ऑर्गन में किस तरह से है ये बताने की कोशिश करूंगी। लीवर, सबसे पहले हम लीवर से स्टार्ट करते हैं। लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर का अपना यिन और यांग है। यिन और यांग का मतलब यहाँ पे है स्ट्रक्चर और फंक्शन। यिन जो है, लीवर यिन वो स्ट्रक्चर है, लीवर यांग जो है वो फंक्शन है। लीवर यिन के अंदर ये 1.5 लीटर का हमारी राइट साइड पे
बॉडी में एक रिब केस के अंदर नीचे बिल्कुल ऑर्गन है बड़ा सा, जो केमिकल फैक्ट्री है और वो बाइल प्रोड्यूस करता है। ये तो हुआ इनका स्ट्रक्चर। अब उसका काम क्या है? उसको फैट, जितनी भी फैट है इकट्ठी करनी, बॉडी में उसके फैट जमा होती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन का रूप देता है, केमिकल पूरी बॉडी के केमिकल उसके अधिकार में है। तो ये बाइल प्रोड्यूस करने का काम, बाइल बनाने का काम भी, जो हमारे भोजन को, खाने को हमारे डाइजेस्ट करने के काम में होता है बाइल, वो गॉल ब्लैडर के हवाले करता है, पेयर ऑर्गन है उसका। अब गॉल ब्लैडर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? वो एक ग्रीन कलर का छोटा सा बैग है, लीवर के साथ अटैच है। उसका काम क्या है? वो डाइजेस्ट करने का, फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, बाइल को। अब उसका फंक्शन क्या है? वो बाइल जो लीवर से उसको मिला है, उसके पैर ऑर्गन से, उसको उसने डाइजेस्ट करने के लिए बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में सिक्रेट करना है, जितना उसको लगता है कि जरूरत है भोजन को पचाने के लिए, उस उतनी मात्रा में वो बाइल को भेजता है। अब इसके बाद हार्ट, हार्ट का क्या रोल है? हार्ट की हीट एनर्जी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, दोनों इसके ऑर्गन हैं। हार्ट जो है 4 चैम्बर का, मुट्ठी की शेप का, छोटी सी शेप का, देखो इतना सा ऑर्गन है हमारा वो, 4 उसके अंदर चैम्बर है। ब्लड को सर्कुलेशन, उसका काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेशन करने का काम है। पूरी बॉडी का ब्लड टेस्ट किस तरह से प्यूरिफाई करना है, किस तरह से पूरी बॉडी में ब्लड भेजना है, वो हार्ट का काम है। हार्ट उस हार्ट के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। हार्ट हम कभी राजा बोलते हैं, किडनी रानी बोलते हैं, हार्ट को राजा। अब एसआई का क्या काम है? एसआई लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे एक मुड़ी थोड़ी सी 6.5 मीटर की नाभि के आसपास एक ट्यूबुलर टाइप फिंगर टाइप प्रोजेक्शन है। इस अंदर की जो वॉल है उसमें फिंगर टाइप ढेरों, उस पाइप के अंदर ढेरों फिंगर्स टाइप लगे हुए हैं, जो चर्न करने का, एकदम उसको फैट को न्यूट्रिएंट्स करने का काम करती है एसआई, और फिर ये वेस्ट मटेरियल को एलआई के एक्सपोर्ट कर देती है। अब उसके बाद आता है स्टमक, स्प्लीन। स्प्लीन का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन, पूरी बॉडी के फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। अगर ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, आरबीसी को रिसाइकल करने का काम भी स्प्लीन करती है। ये छोटा सा ऑर्गन है, जिन इसका लेफ्ट साइड पे ये ओवल शेप में है, लेफ्ट साइड पे ये हमारी बॉडी में छोटा सा ऑर्गन है, पर काम का बहुत है। इसके बिना तो बॉडी का कुछ काम चल ही नहीं सकता, फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता। आगे मैं बताऊंगी इसके पूरे सिस्टम कि किस तरह से ये हमारे फूड को हमारे हमारे काम का बनाता है। स्टमक, स्टमक जे शेप का बैग है, उसका काम फूड को 3-4 घंटे के लिए स्टोर करना है। इसका फंक्शन क्या है? HCl इसका सिक्रीशन होता है, और HCl जो सिक्रीशन होता है उससे ये भोजन को, फूड को डाइजेस्ट करती है वहीं पे 3-4 घंटे में, फिर भी ये ड्यूडेनम के हवाले कर देती है। उसके बाद आता है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। लंग्स जो है चेस्ट कैविटी में है, रिब केस के अंदर है। इसके 2 लोब हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। राइट साइड वाला जो लोब है उसमें 3 चैनल है, 3 लोब है उसके, और जो लेफ्ट साइड का है उसमें 2 है। इसका काम क्या है? कि पूरे बॉडी के ब्लड को सर्कुलेट करता है, और हार्ट को भी ब्लड सप्लाई में पूरा इसका हाथ है। राइट साइड से जिस तरह से चैम्बर से ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है, उसको ऑक्सीजन की हेल्प से ब्लड को प्योरीफाई करने का काम है, और फिर लेफ्ट उसके आर्टरी के जरिए ये बॉडी हार्ट में भेज देता है, ताकि पूरी बॉडी में हार्ट सर्कुलेट कर सके। अब एलआई का क्या काम है? एलआई एक बड़ी सारी एसआई के चारों तरफ, एसआई को घेरे हुए चारों तरफ से बड़ी मोटी पाइप है, जिसमें जो मस्कुलर पाइप है, जिसमें बहुत सारे जो भी खाना हमने खाया, जितना भी एसआई ने सारा वेस्ट निकाल के एलआई के हवाले कर दिया, ड्राइनेस एनर्जी एलआई की, तो एलआई उसको ड्रेन करती है। वेस्ट मटेरियल को एक साइड पे करके, दूसरे अच्छे वाले जल को एक साइड पे करके उसको निकाल के वेस्ट को एनएस के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसका डिटेल आगे चल के बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इनके फंक्शन और यिन और यांग इनके किस तरह से काम करते हैं। अब आती है किडनी। किडनी सारी प्यूरिफाई का काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई भी करती है, यूरिन को भी छान के एक साइड पे निकालती है। जितना यूरिन का काम ये सॉरी पहले यूरिन बता दूं कि ये 2 किडनीज होती हैं, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। राइट किडनी असेंस है,
जीवन सत्य जहाँ से मिलता है। हमें लेफ्ट किडनी मेन किडनी है जो हमारे ये पूरे यिन और यांग वाले फंक्शन निभाती है। राइट किडनी तो ट्रू एनर्जी है, वो अपना काम लगातार ही करती रहती है और इनका काम ब्लड को प्यूरिफाई करना और बाथरूम को अलग करके छान के यूरिया वगैरह सब कुछ निकाल के अमोनिया के साथ यूवी को यूरेट्रा को देना, ये किडनी का काम है। अब यूरेट्रा जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा छोटा सा मसल्स का बैग है, ये नाशपाती की शेप का होता है। इसका क्या काम है कि जो किडनी ने ब्लड यूरिन छान के यूरेट्रा को दिया, वो यूरेट्रा से यूरिनरी ब्लैडर में बैग में आ जाता है। जब थैलेमस से ऑर्डर आता है, इसके स्फिंक्टर खुलते हैं और इंसान यूरिन के लिए जाता है। अगर वहां से ऑर्डर नहीं आता तो इसका मतलब है कि या तो किडनी यांग बढ़ा हुआ है, जो यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि यूरिन पास ही नहीं हो सकता अगर वहां गर्मा बढ़ी हुई है। और अगर वहां पे कोल्डनेस बढ़ गई, यिन बढ़ गया, इसका पहचान क्या है कि अगर यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, एक्सेस यूरिनेशन है, तो इंसान को उसी वक्त समझना चाहिए कि मेरा कहीं ना कहीं कोल्ड बढ़ा हुआ है, यिन बढ़ गया है। तो उस यूरिनेशन को रोकने के लिए पहले यूरिन के यांग को ठीक करना पड़ेगा, यांग को बढ़ाना पड़ेगा, जिन को कम करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान तरीके हैं, जिसने यिन यांग के इस सिस्टम को जान लिया, वो ट्रीटमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हो, सिर्फ उस ऑर्गन की पहचान करनी है, उस जगह को जानना है कि ये बीमारी किस तरह की है, किस टाइप की है, ये कोल्ड बढ़े हुए की है या हीट बढ़ी हुई की है। एनर्जी तो उसके बाद काम करेगी। अगर आपने कोल्ड और हीट का बैलेंस कर लिया तो एनर्जी अपने आप ही बैलेंस होगी। और अगर आपने इन चीजों को ना पहचान के यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, अगर आप लीवर का ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं या आप हार्ट का ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, तो काम नहीं ना बनेगा। तो आप उस जगह को समझें कि या तो किडनी में दिक्कत आई है या फिर यूरिनरी ब्लैडर में दिक्कत आई है, तो आप उस चीज को, उस सही जगह को डायग्नोज कर लें। दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं रहेगी। और इसको और भी आगे बहुत सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से इतना मैंने पका दिया, पहले आप इस चीज को अच्छे से समझ लें। और शुक्ला जी आपको पीपीटी के माध्यम से, इस पीपीटी की हेल्प से बहुत अच्छे से अभी और डिस्क्राइब करेंगी। और भी अगर नहीं भी मैं मानती हूँ कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा मुश्किलें हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा, 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो पीपीटी की हेल्प से देखें, फिर भी समझ ना आया तो फोन कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार कुछ क्वेश्चंस के जवाब फिर मांगूंगी, देखना ये पड़ेगा ना कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना सुना। तो इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप शुक्ला जी को इनवाइट करते हैं ताकि श्यामला जी आपको पीपीटी की हेल्प से समझाएं। थैंक यू सो मच। Okay, sure, sure. So we all know that yin and yang energies, they can be seen in the nature as well as in the human body, where in the human body, the kidney works to keep them in balance. All right. And the concept of yin yang, it serves the foundation for understanding the health as well as diagnosing and treating the diseases. Let us see through PPT even in detail. All right, so we all know, 1 second, just let me. One second. All right, so we all know that yin and yang, it is, the backbone of the traditional Chinese medicine, without which we cannot, diagnose. It is very difficult to diagnose a disease. And main areas where we have to see the diseases, the location and the nature of the disease. These are the 2 key points that you have to take care of. First, see where the location is and see the nature of the disease. We have 8 principles through which we can diagnose a disease. It's like the interior, exterior, excess or deficiency, whether it is hot or cold, whether it is yin or yang. So let us just understand the principle more in detail.
If we talk about interior, so any diseases which manifest deep inside the body, it can be in chi, it can be in blood, it can be in bone marrow or in organ. So when I talk about exterior, area, so how will we come to know whether there is some disease? It can be seen on the surface, maybe on the hair, on the skin, on the nails, or on the meridians. Now, there is another two categories that we can focus on, that is the deficiency and excess. So whenever there is deficiency in chi, or deficiency in blood, or deficiency in body fluid. So that is the area that we have to focus. Excess in chi, excess in body fluid, or excess in blood. Say for example, if you have deficiency in blood, you'll have low BP, or maybe if you have excess blood, that means you'll have high BP. So these are the areas, these are the factors where we can, focus our attention so that we can come to know where the problem actually is. All right. Another two key areas that we can focus on is the heat and cold. Now, heat means absence of cold and cold means absence of heat. That means if your extremities, say for example, if your hands or feet, it is very hot, that means yin is less. So you have to focus that, yeah, okay, the coldness is less. So let me just, increase the coldness or maybe decrease the heat. Supposing if many people, they complain that, they have their hands and feet, it is always very cold. So now you should focus that, yeah, okay, there is, heat is less. So if I say heat, that means yang. And when I say yin, cold, that means it is yin. Okay. And the next area that we can focus on is yin and yang, which is our topic today. So let us understand this more in detail. So yin is, as I told you, it is cold. It is categorized as cold, and yang is categorized as heat. So let us first understand what yin is, and then we will go on to the yang. Now, yin, all the solid organs come under yin, and the structure, the body, the structure is under yin. Yin is constantly active. It works constantly. It is involved in production and the storage of body's vital substances like chi, blood, body fluid, essence. It also nourishes and moistens, and it has a downward movement. Yang, on the other hand, is heat. So just before I gave you an example that if your extremities are hot, that means the yang is more. And if it is cold, that means the yin is more. So you can decrease or increase accordingly. Another important factor that we have to understand here is that all the hollow organs come under yang. And when we talk about function, that is yang. And structure is yin. So structure is yin, function is yang. So whenever there is a problem in the function, you have to focus your attention on yang. And whenever there is a problem in the structure, you have to focus your attention on the yin. What is yang? What else we can understand about yang? So yang, as I told you, it is function. So that means it transforms, transports, and executes the products of digestion. It is energetic, it is fiery in nature, it is dry, it is speed, it is expansive, and it has an upward movement. Now, yin and yang, they are interconnected. They are also interdependent. You know what? They cannot exist without each other, and they perform the task together. They perform the task together to protect our body from viruses, from bacteria, and from stress. Now, see, without structure, there cannot be function. And if, without function, there cannot be structure. Now, yin and yang, they keep on changing, which is a normal phenomena. But if it is out of balance, if one is more and one is less, so that is the area of problem. And we have 4 categories through which we can understand that there is a problem. Either we will have excess yang or excess yin, or we will have deficient yang or deficient yin. Now, to understand even more in detail, yeah. Now, from what is the main source of yin and yang? So the primary yin and the primary yang, the kidney is the root of yin and yang. That means that the center of yin and yang is kidney. See, all the organs, they have yin and yang, but kidney form the center of the body's yin and yang. It controls the yin and yang energies. That is why, kidney yin and kidney yang is called as primary yin and primary yang. Now, what does primary yin do? Primary yin is the foundation of yin fluid, of the entire body, and is responsible for nourishing organs and tissues in our body.
As I told you, it moistens, it nourishes. What does primary yang do? It is a foundation of the yang chi of the whole body. And what does yang do? It warms the body. It also promotes, optimal function of organs and tissues. Here, one more thing, it is very important to note that kidney essence, that which we get right from our birth till we die. So kidney essence generates kidney chi, which in turn transforms into both kidney yin and kidney yang to perform different functions within the body. Now, we all know that each yin organ is paired with yang organ. All parts of the body, it has a structure and it has a function. All right. So each and every organ is, or maybe I would say that each and every pair is given 100% energy. So yin and yin organ will have 50% energy and yang organ will have 50% energy. And yin works internally and yang works externally. Everyone is aware about this pair. I did not go through this because it will be too lengthy. We will just focus on the yin and yang factor of each and every organ, what it does. It is important to understand so that whenever you want to diagnose a disease, you should know what is the function, what is the structure, and what is the function of that structure, so that you can reach to the particular problem. All right. So liver yin, as I told you, we have pair organ, liver and gallbladder. So liver has yin and yang. So liver yin, that means the structure, and liver yang, that means the function. So let us understand. Liver yin is a solid structure, okay? And its function is to filter all the blood and produce bile. Gallbladder is a hollow organ. It is a green color bag attached to the structure of the liver. What does gallbladder do? It stores the bile which the liver produces. What is the function of gallbladder? Well, gallbladder controls the flow of the bile, to help the digestion and also to break the fats in the body. All right, now heart. Heart is a solid structure. So we have heart yin and heart yang. Heart as a structure and what function it does. So heart as a structure, it is a solid organ. It has 4 chambers and it is a size of a fist. What is the function of heart? Everyone knows it pumps the blood, throughout the body. Small intestine is a hollow organ. It is a tube-like a thing, inside the abdominal cavity. It stores chyme for further extraction of juices. What exactly it does? Well, it absorbs the nutrients which is left and then so that it can pass it on to the large intestine. Stomach. Now, stomach is a hollow organ. It is a J-shaped bag which provides storage for the food for at least 2 to 3 hours, and it also helps in digestion. What is the function? Stomach produces hydrochloric acid and enzymes that can digest the food, and also the foreign materials that we eat. Along with the food it comes. What is spleen? Spleen is a solid organ. It is an oval shaped bag. It is on the left hand side and it stores 1 cup blood. It is always ready. Whenever there is an emergency, the spleen provides 1 cup blood, which it has stored. And it is also a graveyard of RBC. Spleen does the transformation and transportation. It acts like a filter. It acts like a filter for blood. It is a part of an immune system. See, old red blood cells, they recycle in the spleen, and it is a part of digestive system. Lungs. Lungs is a hollow organ. We have this lung. It's a pair of a spongy air-filled organs, which is located in the chest cavity. Right lung has 3 lobes and the left lung has 2 lobes. What is the function of lungs? I hope everyone must have understood this after COVID. Everyone knows the importance of lung, Here, exchange of carbon dioxide and oxygen takes place. It also protects our body from harmful substances in the air, such as smoke, pollution, bacteria, and viruses. It is a part of respiratory system. Let us see the structure of large intestine. So it is a hollow organ. It is in the lower abdominal cavity. It surrounds the small intestine. It is like a square shaped question mark. What does it do? Large intestine, it receives the liquefied food that it gets from the small intestine. Now this food, it tries to absorb
the rest of the nutrients, and so that it can give it to the body, send it to the body, and it dehydrates what's left out of the food, turns the food waste into stool, and passes it out from the body. Bacteria, there are some bacteria in the colon which actually feeds on the waste and it breaks it down further, completing the chemical part of the digestive system. Next is kidney. Kidney is a solid organ. It is a, a pair. It is a pair of bean-shaped organ. It's basically, it's like, it's very small. It's like less than a fist. It is found in the back of the abdominal cavity, just below the rib cage, one on either of the side of the spine. The right kidney is slightly lower. Why? Because of liver. All right. And what is the function of kidney? Kidney filters the blood. It removes the waste products, which they convert into urine. It regulates the blood pressure, removes the toxins, and produces red blood cells. It balances water and electrolytes, which help in activation of vitamin D. UB. The UB is a hollow organ. It is a muscular sac in the pelvis, just above behind the pubic bone. When it is empty, the bladder is about the size and shape of a pear. It stores urine. What is the function of UB? UB is, urine is made basically in the kidney and it travels down the two tubes called ureters to the bladder. Now this UB allows the urination to be infrequent and in control. Okay. So this, it is important to understand the role of each and every organ, what is the yin and what is the yang, so that whenever we want to diagnose, so we can understand where the problem is. One more thing we would like to bring your attention is that TCM basically focuses on the function and the energy. It doesn't focus on the anatomy of the body. It focuses, but then it mainly depends on the function and the energy. So the TCM proponents, they have given a particular designation to each and every organ. And it is very interesting to know that designation according to their function and according to their task. So we will see what the designation is. For that, I would like to call Nisha ji. Nisha ji. Thanks. अगेन हम yin yang की ही बात पे आते हैं। जैसे कि अभी श्यामला जी बता रही थी कि इनको एनाटॉमिकली हमें एक पदवी, क्योंकि एनर्जी और फंक्शन के ऊपर ही टीसीएम काम करता है, तो उसी के आधार पर पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को एक पदवी दी गई है। वो हार्ट को किंग ऑफ ऑर्गन का खिताब है, क्योंकि ये कमांड देने का काम करता है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो ये पूरी बॉडी में कमांड का काम करता है। लंग्स को प्राइम मिनिस्टर कहा गया है। प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा गया है? क्योंकि बाहर से जितने भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, पैथोजन जो भी बाहर से आता है, उससे फाइट करने का काम, उसको उस डिजीज को रोकने का काम पहले ही सिम्टम में लंग्स ही कंट्रोल करते हैं उनको। अब स्टमक जो है सी ऑफ नरिशमेंट, यानी इसको मिल भी बोलते हैं। नरिशमेंट कैसे है कि पूरा जब हम फूड खाते हैं तो सबसे पहले वो बॉडी के स्टमक में ही जाता है। स्टमक में उसकी नरिशमेंट, वहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम उसका स्टार्ट हो जाता है और वो पूरी बॉडी को उसी के जरिए नरिशमेंट मिलती है। अगेन किडनी तो है क्वीन ऑफ ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स की क्वीन है, मिनिस्टर ऑफ पावर भी है। देखिए यहाँ पे मैं पहले भी आपको बताया ना कि मियाँ बीवी, यांग हस्बैंड, यिन ऑर्गन जो है वाइफ। पूरी पति कमा के लाता है, वाइफ के हाथ में दे देता है पेमेंट सारी। वाइफ सारे पूरे परिवार की पूरी देखभाल करती है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, किसके लिए क्या जरूरी है, क्या खाना कौन खाता है। उसी तरह से आपने एक स्टोरी की तरह ले लिया करें कि स्टोरी की तरह ही सोचें कि किडनी का क्या काम है, हार्ट का क्या काम है। और किडनी हमें हर लिहाज में, हर ऑर्गन के साथ किडनी अटैच है। हर ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन में किडनी को का रोल है, इसलिए किडनी को कंटिन्यूसली काम करने का, किडनी एसेंस, किडनी को ट्रू चीज, सब कुछ बोला जाता है। अब एलआई मास्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि लास्ट है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम सारा वही करता है, बाहर एनस के थ्रू मल को बाहर निकालने तक का काम। एसआई जो है वो रिसेप्शन का काम करती है, मिनिस्टर ऑफ रिसेप्शन बोला जाता है उसको।
रिसेप्शन कैसे है कि फूड जब स्टमक से जाता है तो ऐसा ही कहीं पास जाता है और वहीं से ही वो रिसीव करती है। उसके बाद आता है लीवर, लीवर स्टाफ ऑफ द जनरल। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में राजा है लीवर। लीवर के पास केमिकल की फैक्ट्री है। कोई पैथोजन, जैसे हमारी सेना, यहाँ पे आर्मी है, हमारी जनरल होते हैं, तो उनके पास अपना ही एक राज होता है। उनके पास अपने केमिकल का जो भंडार है, गन का, जो औजार होते हैं, जो भी हमारे ये, तो उसी तरह हमारी केमिकल की फैक्ट्री है, उसी में ही एंजाइम्स बनते हैं, उसी में ये ग्लाइकोजन, ग्लूकोज वगैरह, फैट वगैरह वहीं पे डिपॉजिट होता है, वहीं पे ब्लड है। ये किडनी, ये लीवर का, इसीलिए इसका जो जनरल ऑफ द जनरल डायरी बोलती हूँ मैं तो। इसके बाद यूबी, मिनिस्टर ऑफ द रिजर्वायर। ये क्योंकि इसके पास आया, इसने पैथोज बाहर निकाल दिया, यूरिन का जो भी गंदगी, सारी गंदला वाटर है, सब कुछ बाहर निकाल दिया। जीबी, ये मिनिस्टर होम, इसको मिनिस्टर की ऑनरेबल मिनिस्टर की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इसके ऑनरेबल मिनिस्टर कैसे है, लीवर ने इसको काम दिया, इसने अपना आराम से काम करता रहता है और बाइल जितनी जरूरी है भेजती, और पूरी बॉडी में फैला हुआ है, पूरे सिर में फैला हुआ है। इसके बाद आती है स्प्लीन, मिनिस्टर ऑफ ग्रेनरी। हमारी बॉडी में हमारे खाने पीने का पूरा ध्यान, पूरा फूड को, खाने को फूड ची में कन्वर्ट करने का काम, बाकी हर जगह किडनी के हेल्प से रस बना के भेजने का काम सारा स्प्लीन के जिम्मे है। ये तो एक हुआ कि सारे ऑर्गन्स को किस तरह से अलग अलग उपाधि देके हमें इनको सेट किया हुआ है। अब इससे ऑल ऑर्गन इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब आती है किडनी की तारीफें, किडनी की बारी, क्योंकि किडनी के पास सारी पूरी बॉडी का यिन और यांग का हर एनर्जी का सोर्स है, असेंस के रूप में। उसके पास ही हमारी बॉडी के स्विच हैं जो ऑन और ऑफ का काम करते हैं। इसी के पास एफरेंट डिफरेंट नर्व हैं जो बॉडी, जो थैलेमस को मैसेंजर भी बनती हैं, मैसेज देती भी हैं और मैसेज लेके भी आती हैं। अगर कहीं किडनी नाराज होती है तो बहुत पंगा है। फिर तो तभी तो हर जगह आपने देखा होगा किडनी यांग डेफिशिएंसी, किडनी यिन डेफिशिएंसी, किडनी ची डेफिशिएंसी, क्योंकि मोस्टली किडनी का से ही रिलेटेड पूरे ऑर्गन का खेल होता है, किडनी से ही रिलेटेड सारे ऑर्गन चलते हैं। अब यहाँ पे प्री नेटल पोस्ट नेटल का तो मैंने बता चुकी आपको कि वहां से किडनी के थ्रू ही हमें मिलती है। अब आते हैं चक्रास। हमारी बॉडी में चक्रास जो हैं, 7 चक्रास तो लेडीज को मिले हुए हैं, 7 लेडीज को मिले हुए हैं, तो 7 चक्रा से 7 ईयर के सिस्टम से चलता है उनका, लेडीज का। और जेंट्स को 8 चक्रा, जेंट्स को किडनी के आधार पर जेंट्स 8 ईयर का और 8 चक्रा से ही सेट हुआ है। 7 चक्रास कैसे हैं? लड़की है 7 ईयर ओल्ड हुई तो वहां से ही उसको मेंस्ट्रुअल का साइकिल जो स्टार्ट होना है, 7 ईयर से किडनी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। ये गॉड की तरफ से ही इस तरह से सेटिंग हुई है कि वो उन्होंने जितना परिपक्वता आने की उम्र में धीरे धीरे जाता है इंसान, लड़की, तो 14 साल की एज तक उसको मेंस्ट्रुअल सिस्टम स्टार्ट होना होता है, तो उसके अंदर की बॉडी पुबर्टी की एज की तरफ बढ़ने के लिए रेडी होना शुरू हो जाती है। तो 14 ईयर्स की एज तक जाते जाते वो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद 21 तक की उम्र में आते आते हीट का सिस्टम आता है, उसपे जवानी की उम्र पे आ जाती है। ये इस तरह से 7 को आप 7 चक्र 7 की तरफ गिनते हुए 49 ईयर्स तक वो उनके मेन्योपॉज जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो एक आम जिंदगी जीना शुरू कर देती हैं। 7 ईयर से लेके 49 ईयर तक ये साइकिल जो बॉडी का है वो जिन यांग के आधार पर चलता रहता है। उसकी चाबी किडनी के पास होती है। अब आता है जेंट्स का। 8 ईयर्स की उम्र एज में उनकी पुबर्टी स्टार्ट होती है। उनको दाढ़ी मूंछ वगैरह, जो उनकी आवाज में भारीपन आना, उनको एक तरह से उनकी भी 16 साल की एज तक आते आते वो जवानी के आधार शुरू हो जाता है उनका। और उसके 8 साल बाद 24 साल की उम्र तक आते आते हीट बढ़कर उनकी पूरी बॉडी एक अच्छे इंसान के रूप में आती है। और उनका 8 ईयर का साइकिल होता है, 8 चक्रास होते हैं, 8 8 56, उनकी 56 की एज तक आते आते उनकी लाइफ में जैसे लेडीज का मेनोपॉज का होता है, उनका भी उसी तरह से मेनोपॉज का टाइम होता है। अब आप यहाँ सोचते होंगे कि मैं इन चीजों से हमें क्या लेना है? इन्हीं चीजों से लेना है आपको।
इन चीजों को जब तक आप यिन यांग को समझोगे, इन चीजों को समझने के बाद ही आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये आपके पास कोई लड़की है 11-12 साल की है, सपोज करो, उसको पेट में पेन हो रही है, तो आपको ये लगेगा कि इसका तो पीरियड स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आजकल चलो 12 साल की एज में भी हो जाता है, बच्चे गर्म खाना खाते हैं, अजीब अजीब सा खाते हैं, तो कई बार इस तरह से भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा, 7 ईयर की 8 ईयर की एज में बच्चा कभी कभी पेट दर्द की शिकायत लेके आता है, तो आप उसको किडनी का ट्रीटमेंट अगर देते हैं, किडनी को बैलेंस करने का ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके बच्चे के पेट का दर्द कम हो जाएगा। कई बार यिन में उसके यूट्रस के वॉल में ही प्रॉब्लम होती है, इतनी छोटी एज में ही पता चल जाता है कि इसको पेन क्यों रहता है। तो आप सीधा उसको डायग्नोस करने का एक तरीका है कि उसको गर्मी ज्यादा लगती है या ठंड ज्यादा लगती है। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले आप उसका यिन और यांग किडनी के रूप में देख के चेक कर सकते हैं। अगर ठीक हुआ, तो मेरे पास एक ऐसा केस आया था, मुझे समझ नहीं आया पहले तो कि बच्चा, मैंने सारे उसके इलाज किए जितना एक पेन, मैंने सोचा शायद पीरियड्स शुरू होने वाले हैं तो इसका प्रॉब्लम ये होगा, तो बाद में पता चल, फिर उसको नहीं पेन खत्म हुआ, तो मैंने कहा कि आप एक बार पीजीआई दिखा के आओ, तो उन्होंने दिखाया। वहां पता चला कि उसकी जो यूट्रस है, उसकी वॉल उसका एक एरिया बड़ा हुआ है जो उसके नसों को दबा रहा है। अब उसका आज ऑपरेशन है। मैंने इसीलिए स्पेशली इस चक्रास को आज इसमें डाला कि नहीं, बताना बहुत जरूरी है कि ऐसी प्रॉब्लम सामने आपको देखने में आ सकती है। मैंने आपको बताया कि चक्रास का 7 इयर्स का लेडीज लड़की का होता है, 8 इयर्स का लड़की का होता है। इसके बाद क्या है, ये हमारी किडनी जो है वो पूरी बॉडी का यिन और यांग का बेस है, ये तो आपको बता चुकी। राइट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी है। राइट किडनी जो है ओरिजिनल चीज है, इसमें असेंस से भरी हुई है, असेंस है इसका, जो ना कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है असेंस। और इसमें लाइफ असेंस तो बता ही चुकी हूँ मैं आपको, वाइटैलिटी है, गेट ऑफ वाइटैलिटी इसको बोला जाता है। जो लेफ्ट किडनी है, जब भी आपको किडनी की कोई परेशानी आती है, किडनी के मामले में आपने यिन यांग को, या एडिमा हो रहा है किसी को, या कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो आपको किडनी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अब इस चीज के बाद आते हैं हम हार्ट के और किडनी का रिलेशन, क्योंकि जल और अग्नि दोनों का समावेश है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, देखो ये ना सब्जेक्ट जो है बड़ा उलझा हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसको ये बोरिंग वाला भी हो सकता है, बोर भी हो रहे हो, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सब्जेक्ट कोई आसानी से हाथ में लेता नहीं है, मुझे पता है कि बड़ी टेंशन होती है, हमें भी हुई। पर मेरा मन था कि शुक्ला, हम दोनों का सोच थी कि हमें ये डिस्कस करनी चाहिए। हम भी स्टूडेंट हैं आपकी तरह, और कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट लेवल पे ही आपको बताएं बताएं कि क्योंकि जो स्टूडेंट लेवल पे आप स्टूडेंट समझेंगे, जिस तरह से हमने समझने की कोशिश की, उसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई आपको बोरियत हो रही हो तो पहले से सॉरी। अब आते हैं किडनी और हार्ट के ऊपर, क्योंकि जो हार्ट है हमारा वो अग्नि है, उसकी एनर्जी अग्नि है, और जो किडनी है उसकी एनर्जी है जल, पानी, वाटर फ्लूइड, कुछ भी कह सकते हैं आप। अगर हार्ट अपनी एनर्जी को किडनी के पास नहीं भेजेगा, तो किडनी जो है श्रिंक हो जाएगी, किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी। किडनी का काम, ना तो वो यूरिन को बाहर निकाल पाएगी, ना पूरी बॉडी को वो अपनी एनर्जी दे पाएगी, ना नॉरिश कर पाएगी पूरी बॉडी को। और जो हार्ट है, थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, थैंक यू सो मच। जब जब हार्ट अपनी एनर्जी देता है तो किडनी के पास एनर्जी मिलती है। किडनी को, हार्ट और किडनी का डायरेक्ट रिलेशन है, किसी ऑर्गन का इसमें कोई एंट्री नहीं है बिना वुड के, क्योंकि बीच में वुड आता है, लेकिन वुड के बिना ही इनका डायरेक्ट रिलेशन है किडनी और हार्ट का। हार्ट में अगर जल नहीं गया, नरिशमेंट नहीं गई, तो हार्ट जल जाएगा, क्योंकि वो तो अग्नि का पहले ही बम है, और उसके अंदर तो ब्लड फ्लो करता है। किडनी का नरिशमेंट उसको मिलती है, किडनी से जल उनको मिलता है, फ्लूइड मिलता है, तो हार्ट ठंडा होकर बड़ी शांति से, जॉयफुल तरीके से काम अपना करता रहता है। और हार्ट अपनी एनर्जी किडनी को जब भेजता है, तो किडनी बड़ी खुशी से वार्म होके, क्योंकि किडनी को ड्राइनेस पसंद नहीं है, लेकिन किडनी को गर्माहट चाहिए, गर्माहट से किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली करती है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, ये किडनी और हार्ट के बैलेंस की वजह से रहता है, किडनी और हार्ट के एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने की वजह से रहता है। कहीं हार्ट अगर भारी पड़ गया तो हमारी बॉडी गर्म
हमारे पल्पिटेशन, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। अगर किडनी भारी पड़ जाती है तो एडिमा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो हुआ हार्ट और किडनी का जल का समावेश, कि जल और अग्नि का समावेश से हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अगर नहीं नॉर्मल तो आप उसको उसी आधार पे यिन और यांग के आधार पर ही देखें। पहला काम तो यिन और यांग के आधार पर देखना है। दूसरा काम आपका फिर हार्ट उसके सिम्पटम देखें कि हार्ट के सिम्पटम यिन यांग के थ्रू आ रहे हैं या किडनी के थ्रू आ रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्गन का कौन सा यांग परेशान है या यिन परेशान है। अब इनके साथ और भी थोड़ा सा मैं आपको किडनी और पूरी बॉडी के ऑर्गन, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि बॉडी के ऑर्गन में यिन यांग का क्या रोल है, ये क्योंकि हर एक ऑर्गन की अपनी महत्व बताया था। अब किडनी के साथ हर ऑर्गन की यिन यांग का क्या रोल है, ये बहुत जरूरी है। जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, किसी ऑर्गन को लेके पेशेंट आता है, तो डबल सिम्टम भी नजर आते हैं उसमें। तो डबल सिम्टम्स का आधार भी किडनी ही होती है। वाइटल एनर्जी है, हर जगह पे एडजस्ट है, माँ है, इसको वाइफ का दर्जा दे लो, माँ का दर्जा दे लो, ये पूरी बॉडी को नरिशमेंट देती है, नरिश करती है, अदरवाइज ये नहीं चल सकती। अब यहाँ मैं किडनी के साथ लीवर से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हम उसी सर्कल से ही चले जा रहे हैं। लीवर के साथ किडनी का क्या रिलेशन है? अगर लीवर एक ऑर्गन है, आराम से पड़ा है, आपको बता चुकी हूँ ये के तौर पे मैं। लीवर को अगर फ्लूइड नहीं मिला, वाटर नहीं मिलता, क्योंकि वो बिना पौधा है, साइंटिफिकली भी बताती हूँ, वो पौधा है। पौधे को अगर जल नहीं मिलता, यहाँ मैं ये बताने से पहले एक चीज बताना जरूरी समझती हूँ, बीच में मेरे दिमाग में एक ध्यान आया कि वो बताना बहुत जरूरी है। यिन और यांग अगर एक्सेस और डेफिशिएंट होते हैं, तो उसकी एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल बताती हूँ पहले, ताकि आपको ये पता चले कि इस तरह से भी आप नोटिस उसको कर सकते हैं, एक्सेस और डेफिशिएंसी। एक दिया है, तेल है उसमें भरा हुआ, तेल आप ये समझें, और जो उसकी फ्लेम है, बत्ती है चल रही है, आग जो, वो है यांग। क्या होता है कि कभी कभी तेल कम हो गया, तेल अगर कम हो गया तो जो फ्लेम है वो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी, वो बुझ जाएगी या कम हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी उसमें। और इसी तरह एक पैटर्न और आता है कि तेल बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, और जब वो तेल ऑयल एक्सेस हो गया, यानी कि जिन एक्सेस हो गया, तो जो उसमें फ्लेम जल रही है, अब कहाँ जाए वो तो लड़खड़ाएगी, कभी इधर कभी उधर, आखिर वो भी बुझ जाएगी, या फिर वो एक साइड पे लुढ़क के जरा सी हल्की सी रोशनी सी देती रहेगी, यानी कि कमजोर हो जाएगी। ये भी एक डेफिशिएंसी और उसका पैटर्न है कि अ, इसको मैं बॉडी पे लेके आती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अगर आपकी एनर्जी कम है, आपका जिन बहुत बाद में कम होगा, एनर्जी कम है तो यांग की सबसे पहले यांग की डेफिशिएंसी होती है। हमेशा याद रखना, फंक्शन की डिस्टर्बेंस होती है। आपका अंदर शरीर में जान नहीं है ना, तो आप उठ के काम नहीं करोगे, आपका उठने का मन ही नहीं करेगा, तो आपकी फ्लेम पहले ही कम हो गई। जैसे फ्लेम कम है, काफी दिनों तक आपकी इसी तरह से ही एनर्जी डिस्टर्ब हुई रही और आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आप समझ लेना कि जिन भी उसका कमजोर होना शुरू हो गया, क्योंकि है तो जिन ही कमजोर हुआ, लेकिन उसकी फ्लेम से आपको पता चल रहा है, आपकी एनर्जी से पता चल रहा है, आपके फंक्शन से पता चल रहा है। अब अगर आप में एनर्जी बहुत ज्यादा है, तेल बहुत ज्यादा है दिए में, आप भाग भाग के सारे काम किए जा रहे हैं, बॉडी में तो जितनी एनर्जी है हमारी, जितना एसेंस हमें रात को मिलना है उतना ही चलना है, लेकिन आपके अंदर एनर्जी एक्सेस हुई पड़ी है, यांग एक्सेस है, आप कभी वो काम कर रहे हो, कभी वो काम कर रहे हो, कभी किसी योगा क्लास में, मैं मतलब योगा से रिलेटेड हूँ, तो योगा की बता रही हूँ, कभी कहीं आप कुछ ज्यादा ही वर्क कर रहे हैं, योगा ज्यादा कर लिया, तो बॉडी के जो ऑर्गन है उन पे इफेक्ट है, आप थक टूट जाओगे बहुत जल्दी, आपका जिन कमजोर हो जाएगा, आपकी एनर्जी कमजोर हो जाएगी। तो उस फंक्शन को रोकने के लिए भी आपको अपने जिन को मजबूत करना पड़ेगा। ये तो हुआ कि छोटी सी एग्जांपल रह गई थी, इसलिए मैंने लीवर के बीच में ही छोड़ा इसको। अब आते हैं लीवर पे। लीवर में तो जब तक उसमें पेट्रोल का भंडार है, वो केमिकल का फैक्ट्री है, केमिकल का भंडार है, उसमें ब्लड भी स्टोरेज है। अगर किडनी अपनी एनर्जी उसको नहीं देगी, उसको नरिश नहीं करेगी, उसको ठंडा नहीं रखेगी, तो इतना गुस्सा बढ़ जाएगा दुनिया में,
जिनकी किडनी कमजोर होती है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आपने कभी नोटिस किया हो, बात बात पे वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बात बात पे उनको गुस्सा आता है। तो लोग लीवर ब्लड स्टेसिस का इलाज कभी कभी करते हैं। मैं हमेशा उसके किडनी किडनी का यिन बढ़ाती हूँ। मुझे ये फील होता है और लीवर के साथ साथ किडनी यिन के प्रोटोकॉल जरूर देती हूँ, क्योंकि जिस भी इंसान को गुस्सा आता है, लीवर 3 खाली लगाने से, सेडेट करने से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत जनों का पहले कर करके देखा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर किडनी को किडनी यिन को या किडनी की एनर्जी को टोन किया, तब कहीं जाके काफी हद तक वो नोरिशमेंट हुई। उसके बाद पता चला कि अरे लीवर को तो हर हालत में किडनी की एनर्जी चाहिए। उसके बाद गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर को भी किडनी की एनर्जी क्यों चाहिए? जो बाइल है, गॉल ब्लैडर की एनर्जी है विंड। बाइल जो स्क्रीशन होके आया, गॉल ब्लैडर के हिस्से में क्या आता है, वो हमारे जितने भी विचार, हमने जितने भी डिसीजन लेने हैं, वो डिसीजन मेकर है। डिसीजन को अच्छे से स्टेबल होगा माइंड, गॉल ब्लैडर शांत होगा, उसमें हीट नहीं होगी, उसमें विंड नहीं होगी, तो वो हमारे डिसीजन में भी काम करेगा, बाइल को भी सिक्रीट अच्छे से करेगा। अगर नहीं हुआ तो वो पथरी का रूप ले लेगा, क्योंकि विंड उसको अग्नि और विंड उसको सुखा देगी। गॉल ब्लैडर के लिए इसलिए किडनी की, क्योंकि किडनी क्या करती है इसमें, उसकी वॉल्स जो है अंदर की, उसको नरिश करके उसको ठंडा रखती है। ठंडा मतलब बैलेंस रखती है। और जब उसमें बाइल आया तो उसको गुस्सा नहीं आता। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जिसके गॉल ब्लैडर की एनर्जी हीट बढ़ चुकी होती है, बढ़ गई है एनर्जी, या कमजोर बढ़ गई, तो वो बहुत गुस्सा करता है और चीजें पटक पटक के सफाई करता रहता है उसकी यांग, क्योंकि यांग ऑर्गन है, होलो ऑर्गन है वो, उसके अंदर तो पहले ही एनर्जी काम करने की बहुत ज्यादा फंक्शन होता है उसका। जैसे उसकी एनर्जी बढ़ी, तो वो पूरे घर की सफाई किए हुए पे भी पोछा झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। इतना उसको हर चीज जो बड़ी मैनेज है, वो मैनेज ही नहीं लगती, उसको बैलेंस ही नहीं लगती। किडनी यांग डेफिशिएंसी वालों को गुस्सा बहुत कम आएगा। उनको तो वो तो ठंडे स्वभाव के रहेंगे। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, किडनी यांग डेफिशिएंसी का मतलब है किडनी यिन बढ़ गया। उसके साथ अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो उनका लीवर जरूर अपसेट, लीवर में कोई परेशानी आई है, इस वजह से उनको गुस्सा आएगा, या हार्ट में हीट पड़ी हुई है। ये आपको सिम्टम कोरिलेट करने पड़ेंगे, फिर पता चलेगा आपको कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है। यांग डेफिशिएंसी वालों को गुस्सा कम आता है, उनके तो एडिमा होता है, उनकी तो धैर्य हो जाता है उनमें तो काफी, और उनकी तो पूरी बॉडी स्वेल्ड होती है, या पिट टाइप स्वेलिंग होती है, या सिंपल गुस्सा। अब आते हैं गॉल ब्लैडर के बाद आगे हमारा हार्ट। हार्ट की एनर्जी जो है, हार्ट का और किडनी का तो मैंने आपको बताया कोरिलेशन है, जल और अग्नि का। हार्ट राजा है तो किडनी रानी है, थोड़ी देर पहले हमने पदवी से नवाजा था, इनको बताया हुआ था। तो ये तो आपसी तालमेल के साथ ही चलती है। अगर किसी वजह से हार्ट की एनर्जी किडनी को नहीं मिलती, तो हार्ट किडनी खराब हो जाएगी, किडनी परेशान हो जाएगी, डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं लोग। और अगर किडनी की एनर्जी हार्ट को नहीं मिली, तो हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है, हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाएगी, पसीने बहुत आएंगे। एसआई, एसआई में क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे ही अगर उसकी एनर्जी है हीट, किडनी उसको नरिश नहीं करेगी, उसकी तो एनर्जी ही हीट है। तो जो ल्यूमेन अंदर इसकी बॉल होती है, ट्यूबल टाइप स्ट्रक्चर में छोटे छोटे फिंगर टाइप प्रोजेक्शन, जो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, उसमें जो रस बन जाता है, वो रस जाके उसमें चर्न होता है अच्छे से। रस जाके जब वो घूमता है तो उसमें फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। वैसे तो 70% फ्लूइड तो हमारी बॉडी में है ही, पर वो किडनी की ही देन है, किडनी उसको भी फ्लूइड भेजती है। किडनी हर एक ऑर्गन को भी, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, अपने हिसाब से पूरे ऑर्गन को वो हर चीज देती रहती है। उसी तरह एसआई के हिस्से का वो फ्लूइड उसको देती है, तभी एसआई अपना काम अच्छे से कर पाती है। एसआई न्यूट्रिएंट्स को अलग करती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एलआई के स्पुर्द करके, उसका जो अच्छे वाला मटेरियल है, उसमें से ही उसने न्यूट्रिएंट्स को अलग करना है, उसी में से वेस्ट मटेरियल को अलग करना है, तो वो सारा रस भी उसने आगे वापस भेजना है। तो इस तरह से एसआई का बहुत बड़ा काम है हमारी बॉडी में। इस अगर एसआई को फ्लूइड नहीं मिलता, तो आपने देखा होगा डायरिया होता है लोगों को, एसआई से भी प्रॉब्लम आती है, या फिर उनकी नाभि डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, या फिर उनके जो ए डी ई के हमारे विटामिन बनते हैं नाभि के आसपास, वो डिस्टर्ब होते हैं। एसआई का डिस्टर्ब होना बहुत, हर्नियो वगैरह की भी प्रॉब्लम इसी से ही आती है। एसआई का हमेशा ही ध्यान रखा जाता है, अदरवाइज यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाती है। ये बोन प्रभावित होती है अगर एसआई को में प्रॉब्लम आई है, बहुत जल्दी बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है।
SI को तो, स्मॉल इंटेस्टाइन को तो हमेशा ही किडनी की एनर्जी के साथ नरिशमेंट का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी बॉडी पे यहाँ पे पिंपल, रैशेज आने शुरू हो गए हैं, हर जगह पे इस एरिया में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू है, तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित हो रही है। अब इसके बाद आते हैं तीसरा, ह्यूमिडिटी वाली स्प्लीन एंड स्टमक। स्प्लीन को किडनी की बहुत एनर्जी की जरूरत है। स्प्लीन किडनी की बिल्कुल, किडनी और स्प्लीन का आपस में तालमेल बिल्कुल साथ साथ आगे पीछे जुड़ी हुई हैं ये। अगर जो फूड हमारा स्टमक में आया, स्टमक चर्न होके स्प्लीन उसको फूड ची में कन्वर्ट करती है। इसका ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, पूरी बॉडी में रस बना के भेजने का काम है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन तब करती है जब वो फूड ची इसके पास आती है, ये लंग्स के पास गैदरिंग ची बनाने के लिए भेजती है इकट्ठा करके, फिर किडनी की हेल्प लेनी पड़ती है इसको, उस फूड को ट्रू ची में कन्वर्ट करने के लिए। किडनी अपनी युआन ची ट्रिपल वार्मर की हेल्प से फूड ची में, और जो गैदरिंग ची बनी होती है वहां पर भेजती है। गैदरिंग ची और ट्रू ची मिलके, गैदरिंग ची और जुआन ची मिलके जो किडनी की तरफ से आई हुई है ट्रू ची बनती है। ट्रू ची फिर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। हर एक ऑर्गन को जितना जितना रस रक्त चाहिए वो उसमें कन्वर्ट होता जाता है। स्प्लीन का हमारी बॉडी में किडनी के साथ बहुत बड़ा रोल है। अब स्प्लीन के बाद आते हैं लंग्स पे। लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अभी थोड़ी देर पहले बताया गैसेज एक्सचेंज होती है उससे। पर लंग्स जैसी ऑक्सीजन इनहेल करता है वो किडनी को भेजता है। किडनी को लंग्स भेजता है तो किडनी क्या करती है, होल्ड करने का काम करती है उस ऑक्सीजन को जो लंग्स के थ्रू से मिली। अब अगर वो लंग होल्ड नहीं कर पाती अपने पास, वो नहीं रोक पाती उस ऑक्सीजन को, तो चेस्ट कंजेशन हो जाएगी, लंग्स में इंफेक्शन बढ़ जाएगी, लंग्स फूल जाएंगे। क्योंकि वो जो किडनी के पास, किडनी की एनर्जी अगर काम नहीं करती तो होता है ये काम, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। लंग्स ने किडनी के पास भेजनी है, किडनी ने वहां से इकट्ठी की हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स के पास भेजनी है, लंग्स फिर बाहर निकाल देते हैं उसको। लंग्स का काम इसीलिए बहुत बड़ा है। अगर किडनी से लंग्स को नरिशमेंट नहीं मिलती तो लंग्स के जो एल्वियोली है उनकी एनर्जी, जो ड्राइनेस एनर्जी है उससे चिपक जाती है। वो नरिशमेंट मिलती है तो वो एल्वियोली काम करती है हमारी। वो सांस को गुब्बारे की तरह फूलते हैं, जो अंगूर शेप में होते हैं, वो गुब्बारे की तरह फूलते हैं और फिर उनसे ऑक्सीजन एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज होती है। वहां पे जो जमी हुई इकट्ठी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि भस्त्रिका में क्या करते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हैं, वो डायफ्राम से क्रॉस करके किडनी के पास पहुंचता है, और किडनी फिर वहां से जो हम एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो इससे हमारे लंग्स भी स्वस्थ, किडनी भी खुश। तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड होकर ये दोनों ऑर्गन खुश रहते हैं। अब आते हैं किडनी पे। जो किडनी है ये जल का भंडार है, लेकिन खाली जल होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बनता। किडनी अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। किडनी को वार्म सब कुछ चाहिए, किडनी को भी सारे अंगों की एनर्जी चाहिए, लेकिन हार्ट की एनर्जी कुछ ज्यादा अच्छी से चाहिए। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई का काम करती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इफरेंट एफरेंट नर्व जो है वो किडनी के ही थ्रू जाती हैं, पूरी बॉडी को मैसेज देती हैं। अगर किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी तो सारी बॉडी के ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरी बॉडी ही डिस्टर्ब हो जाएगी, उनको किसी को फ्लूइड नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी बॉडी जल से चल रही है, जल ही जल है, पूरी बॉडी में फ्लूइड ही फ्लूइड है। घुटने चलते हैं तो फ्लूइड से चलते हैं, कंधे ऐसे ऐसे होते हैं तो फ्लूइड से होते हैं, उंगलियां चलती हैं तो फ्लूइड से हैं। हर चीज में नरिशमेंट है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पूरे ऑर्गन, किसी भी तरह की थकान ना हो, जल हार्ट को, क्योंकि वो किंग है, उसका कमांड चलती है, तो किडनी को पूरी तरह से खुश रखता है। जैसे घर की बीवी को पति हमेशा खुश रखता है कि अगर ये बिगड़ गई तो सारा घर बिगड़ जाएगा, उसी तरह किडनी अगर बिगड़ गई तो सारी बॉडी हमारी बिगड़ गई। तो हमें किडनी को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी है। अब यूरिनरी ब्लैडर, LI सॉरी रह गया बीच में। LI जो है लंग्स को निपटाने, लंग्स को करने के बाद LI का आता है रोल। LI के पास क्या है कि ये SI के आसपास फैली हुई है। इसके पास किडनी ने वेस्ट मटेरियल छान के, यूरिन छान के इकट्ठा सब कुछ करके दिया,
वेस्ट एसआई ने इसको दिया। एलआई के पास ड्रेन एनर्जी है, ड्राइनेस की एनर्जी है, इसने ड्रेन आउट करना है उसको, और जो इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको ड्रेन करके साइड पे कर देती है। जो उसका वाटर अच्छे एक्सट्रैक्ट्स हैं वाटर के, वाटर अच्छा है, गंदला वाटर साफ करके निकाल देती है, यूरिनरी ब्लैडर को दे देती है, लेकिन जो अच्छा वाला है वो अंदर बॉडी में वापस भेज देती है। इसके अलावा क्या करती है, जो इसके अंदर वॉर्म होता है, वेस्ट मटेरियल को वो वॉर्म बैठ के खाता है। आपने कभी बरसातों में देखा होगा कि एक कीड़ा मिट्टी को खाता है, और जैसे जैसे वो मिट्टी को खाता है उसके पीछे बिल्कुल बारीक मॉलिक्यूल्स की तरह वो मॉलिक्यूल्स में वो मिट्टी निकालता जाता है। वो मिट्टी बहुत फायदेमंद होती है, जितने भी पेड़ पौधे बीज हमारे होते हैं वो मिट्टी उसमें, इसीलिए वो मिट्टी का कीड़ा है, क्योंकि उस एरिया की मिट्टी को वो पॉजिटिव बहुत ही अच्छी बनाता है, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स से भर देता है, ताकि उसमें पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो कर सके। उसी तरह वो हमारी बॉडी का जो एल आई का वॉर्म है, वो गुड बैक्टीरिया उसको बोलते हैं, वो होना चाहिए, होता है सबके अंदर। वो हमारे वेस्ट को अच्छे से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, खाता है सारे वेस्ट को, उसमें से निकालता है, अमाइनो एसिड में वो कन्वर्ट होता है, और बाकी वेस्ट बचा हुआ स्टूल के जरिए बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू। किडनी का तो मैं बता चुकी हूँ बीच में। अब आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूबी का क्या रोल है कि किडनी ने छान के यूरेट्रा में दिया। अब अगर किडनी ने उसको अपनी ठंडक नहीं दी, क्योंकि यूरेट्रा भी ठंडा है, अगर उसने नरिशमेंट उसकी लेवल पे बैलेंस, अगर वो गर्म हो गया बहुत ज्यादा, तो यूरिन आपका रुक जाता है। और अगर वो किडनी से ठंडक ज्यादा मिल गई उसको, क्योंकि बैलेंस करने का काम किडनी का ही है, अगर ठंडक ज्यादा मिल गई तो इतना यूरिन होता है कि इंसान को जाके आता है, फिर उसका यूरिन उससे ऐसा लगता है भरा हुआ है, खाली करके भी आता है, फिर भी उसको बेशक अभी यूरिन उसको आने की हाजत नहीं होती, लेकिन उसको ऐसा ही लगता रहता है कि मैं अभी जाऊं, कहीं यूरिन मेरा अनकंट्रोल ना हो जाए। वो इस तरह से यूटीआई की शिकायत हो जाती है उसको, यूरिनरी ब्लैडर उसका इस तरह से डिस्टर्ब ही हो जाता है, डिस्टर्ब रहता है। अब आते हैं हम, ये तो सारी चीज हुई, सारे रिलेशन मैंने आपको बता दिए किडनी के और इसके। अब किडनी को हम किस तरह से सेट रख सकते हैं, एक सेकंड के लिए मैं बताती हूँ। चलिए मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। मेरे पास लास्ट में मैंने एक ही चीज रखी थी कि वो बताने के लिए, वो भी खो गई। अच्छा, जो ये सारे ऑर्गन का आपको पता चल गया हो इंटरकनेक्शन की, किस तरह से किडनी के साथ ये इंटरकनेक्शन कनेक्टेड है, किस तरह से किडनी की इसको हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब ये सारे ऑर्गन बैलेंस रहते हैं तब हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर इन सारे ऑर्गन में कहीं कोई दिक्कत आती है तो कैसी दिक्कत, ये मैं बताती हूँ कि किडनी अगर यांग किडनी का डेफिशिएंट हो गया तो आपका स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी जरूर होगी। अगर किडनी, क्योंकि वो सोर्स है, वो इसी तरह से ही होगा। अगर किडनी के साथ लंग, किडनी यांग डेफिशिएंसी होगी तो लंग्स की डेफिशिएंसी जरूर हो जाएगी। और सोचो अगर किडनी और स्प्लीन दोनों की यांग डेफिशिएंसी हो गई तो एंट्राइटिस वगैरह काफी कुछ प्रॉब्लम है जो हमारी बॉडी में अपने आप ही अपना स्थान बना लेती है। इसीलिए इन सबको हमें डायग्नोज करते रहना पड़ेगा। इन सबको, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी तरह की फेस करें या आपके क्लिनिक में कोई आता है तो उनको लंग्स के साथ जरूर चेक करें कि लंग्स के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लंग्स को किडनी नॉरिश करती है। तो अगर वहां पे प्रॉब्लम आई है तो उन दोनों की, आप क्योंकि पल्पिटेशन है, किसी को घबराहट है, उसको चेक करें कि वो हार्ट की है या लंग्स की है। स्प्लीन की है तो ऑर्गन लटकने शुरू हो जाते हैं इंसान के। वो किडनी के साथ भी उसका रिलेशन इसीलिए है कि या तो वो थका रहता है या डायरिया हो जाता है या उसको खाना ही अच्छा नहीं लगता। या सबसे बड़ा पहचान क्या है कि आपने खाना खाया और किडनी उसके बाद, खाना खाने के बाद थकावट, तो स्प्लीन की थकावट होती है। वो स्प्लीन को अच्छे से फ्लूइड नहीं मिला तो आपका खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं कर सकती। स्टमक का तो आपको पता ही होगा कि स्टमक वाले बंदे को सुबह उठते ही थकावट, पहले उठते सारी थकावट फील होती है, तो उससे पता चलता है कि इनके स्टमक की चीज डेफिशिएंसी है। इन सबको कोरिलेट करते हुए, आप इनको पहचान करते हुए एक काम कर सकते हैं, जो मैं एक छोटा सा आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ कि आपके पास बर्निंग वेसल 5.5, एक इस तरह से आप अपनी उंगलियों से ऐसे नापेंगे, देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो जो ये वाली फिंगर है उसके तो एक पुन तो नीचे
एक कुन्नी एक फिंगर की टाइप, एक पॉइंट नीचे तो 5 है, उसके बिल्कुल स्लाइटली नीचे या फिर एक बड़ा मैग्नेट आप PM5 लगा दें तो वो 5.5 को भी कंट्रोल करना है। ये टोन करना है। आप दोनों उंगलियों में, दोनों हाथों में अपने इसको टोन करके रखा करें, या रात को करके सो जाएं तो आपकी एनर्जी, जो आपका एसेंस है, वो बहुत कम खर्च होगा। तो लॉन्ग लाइफ तक आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आप अपने पेशेंट के ऊपर भी ये कर सकते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा कि GB4, 23, 40, 23 और 47, इनको हम टोन करते हैं जब किडनी सेंस हमने उनका बढ़ाना है या हाइट बढ़ानी है। तो इसको समझें कि यहाँ पे 4 की बजाय 5.5 जब आप लगाते हैं तो किडनी अपना काम करना शुरू कर देती है, हर ऑर्गन को नरिशमेंट देना शुरू कर देती है। पूरा सेंस डायरेक्टली आपका नहीं जाता क्योंकि किडनी का जो सेंस है वो 4 पे है, गवर्निंग वेसल 4 पे। BP फीवर मेन यूज, फीवर अगर है, देखिए ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो नेचुरल है ना कि यांग बढ़ा हुआ है, हार्ट का यांग बढ़ा हुआ है। और अगर फीवर है वो आपने चेक करना है कि एम्प्टी फीवर है या ओरिजिनल फीवर है। और अगर ओरिजिनल फीवर है तो ये बहुत ही एक सिंपल सा इलाज है, गवर्निंग वेसल 14 को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये गवर्न करता है हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन को, सारे ऑर्गन को। जैसे CV और ये सब्जेक्ट से हटके, चलो आपने क्वेश्चन किया तो मैं बता देती हूँ। कंट्रोलर वेसल जो है और कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल, दोनों के ऊपर ही हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जब आपको फीवर का फीलिंग आ रही है और अगर सच्चा फीवर है तो यहाँ पे 14 लगाने से हीट निकल जाती है, एक्सपेल हो जाएगी। इसके साथ ही मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस बताने की। हमने डिजीज का प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं, आपको PPT में प्रोटोकॉल, किडनी डेफिशिएंसी, स्टमक हीट डेफिशिएंसी, स्प्लीन यीन डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी, इसके प्रोटोकॉल हैं। और अगर इससे या जिन यांग से रिलेटेड, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपको कौन सी चीज है, जिन बड़ा है, तो हम प्रोटोकॉल नहीं दे सकते थे इससे ज्यादा। तो सिंपल नॉर्मल प्रोटोकॉल थे जिनको ज्यादातर जो लोग होता है वो दिया हुआ है। इससे अगर ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे फोन पे पूछ सकते हैं कि ये सिम्टम है, पूरे सिम्टम बताने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे कोरिलेट नहीं कर पाते हम, पता ही नहीं चल सकता कि क्या डिजीज है और क्या इसको सामने वाले पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट। अब आपको उसके PPT की हेल्प से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, काफी कुछ उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कंटिन्यू करें। और मुझे मैम 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 एक क्वेश्चन पूछना था मैम, प्लीज एक क्वेश्चन। हाँ जी जरूर पूछिए। मैम जैसे कि जैसे फेस का रंग डल हो गया है, हाथों का रंग बहुत डल हो गया है, बट पैर और पेट का रंग बिल्कुल क्लियर है, साफ है, तो ये हम कैसे देखेंगे? यांग एक्सेस डल का मतलब डल हो गया या बदल गया? हाँ, मतलब थोड़ा ब्लैकिश हो गया है, जैसे चेहरे का और हाथों का केवल, बाकी सब पूरा एकदम क्लियर है, सब ये मतलब जैसा ओरिजिनल कलर है, वाइट, मतलब ये एरिया है तो लंग्स का है और इसका यांग डेफिशिएंसी हुआ है। देखिए इसमें क्या है, यिन यिन का भी रोल है। यांग पहले खराब हुआ होगा, आपका सिर दर्द रहता होगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, या आंखों में पेन रहती होगी, आपने नोटिस नहीं किया, तो फिर वो यिन लेवल पे पहुंचा है, स्ट्रक्चर लेवल पे। स्ट्रक्चर क्या है, वो है तो अंदर है, कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन आपकी किडनी कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई, उसने अपना तो मैम ब्लैक किडनी यिन ट्रीट करेंगे ना इसमें हम? किडनी यांग, क्योंकि उसका फंक्शन प्रॉपर यहाँ पहुंच नहीं रहा। लीवर यहाँ से जब इस वाला एरिया आता है तो लीवर यांग का एरिया होता है यहाँ पे, तो आपको लीवर यांग और क्योंकि केमिकल फैक्ट्री अभी बता के हटी ना मैं, यांग किडनी का लीवर को पहुंच नहीं रहा कनेक्शन, तो यहाँ पे ब्लैकिश टोन दे दिया। अगर आप लीवर के साथ साथ किडनी को ट्रीट करेंगे तो दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो मैम दोनों का यांग ट्रीट करेंगे, लिवर यांग और किडनी यांग। बिल्कुल दोनों थैंक यू, का। थैंक यू मैम। चलिए शुक्ला जी को कहती हूँ मैं कि आए आप अपना इंग्लिश में अपनी सेशन कंप्लीट करें। Sure, sure. Okay, so we had left here, and am I audible? Yes, ma'am.
Okay, so we had left here and I had spoken about the designation of the particular organs given by the TCM proponents. So heart is called the king of organs. Why? Because it's the house of the vital essence. It commands all the other organs and emotions. Lungs is called the prime minister or the minister of heaven. Why? Because it assists in controlling energy and circulating blood. It also fights external disease. Stomach is called the sea of nourishment, and it is also called the minister of milk. It extracts energy from the food and beverages. Because of the umbilical cord, it is also called as a root of postnatal life. Kidney is called the minister of power. It is the root of the life, right? Because the essence is in kidney. It is also called the queen of the organs. It stores the prenatal energy and as well as essential vital energy for life. Now look here, if you imagine the whole body as a kingdom, so then you will understand that, heart is a king, kidney is a queen, and the other designations are given according to the work. Okay. So then it will be easy for you to even understand the function and what they do, and then realize that where the problem is, whenever a patient comes to you. Large intestine is the master of transportation. What does it do? It makes solid waste from the liquid which it gets from the small intestine, and it is the final organ before the solid waste is eliminated through the anus. Small intestine is a minister of reception. Why? Because it receives food from the stomach, because it has to extract the nutrients from the liquefied food that it gets. It also separates impurities from the food before it passes on to the LI, and it also absorbs all the water because our body requires more water to function. Now, liver is called the chief of staff of the general. It transforms the nutrients into usable substances that the body uses for the energy. It also detoxifies the blood. UV is a minister of the reservoir. Why? Because it stores all the it stores and eliminates the waste. GB is an honorable minister. It secretes bile to aid in digestion for muscular energy and works with the lymphatic system to clear out the lactic acid. Spleen is a minister of granary. Nutrients from food and beverages are extracted by enzymes produced in the spleen and the pancreas. Now, the role of kidney with all the organs, or I should say the whole body, because everything is controlled by kidney. See, all the organs are interconnected with each other. As I told you, kidney is the queen of all the organs. See, without kidney's energy, no organ can function properly. The on and off switch of the lower body fluid is controlled by the kidney, because if it doesn't control, so you will not be able to control the urine, or you will have some excess urine. So the on and off switch is with kidney. Kidney has a prenatal and the postnatal energy. Prenatal, that which we get by birth. Postnatal, which we get from the food. It is a refined energy. See, kidney is a main controller of the chakras in the body. Chakras means the 7-year cycle for the female and the 8-year cycle for the male. Now, 7-year cycle for female means at 7 year, the kidney gets prosperous and then it starts the cycle. At 14, the girl starts menstruation. Until death, the kidney, works. So this is how the cycle works. For men, it starts at 8 years. So at 8 years, the kidney gets prosperous. And from that time onwards, it, keeps on functioning. So the functioning, the functions of the cycle is controlled by kidney. See, kidney is the base of yin and yang. It is a true energy, or I should say the true yin and true yang is kidney. Right kidney is a gate of vitality, and it is a residence of original chi and life essence. Left kidney is basically the main yin organ which does all the function. Now let us understand a little bit more. See, kidney is a source of water and fire. It regulates the water and heat in the body. Say, if it is too hot also, it won't work. If it is body is too cold also, it is not normal. So kidney is a source of water and fire. That means kidney is responsible to control this with the help of heart. Kidney is also known as the door of fire, because whenever with
collaboration with the heart, kidney and heart, they regulate the temperature of the body. See, most of the problems arise when the kidney qi is deficient. Many times we say that, yeah, kidney is excess, or I should say that kidney yang is excess, but actually kidney yin becomes deficient. So we have to treat accordingly. Let us understand this with one example. Say, for example, if you light a lamp, all right, and you have the flame and you have the oil. Now, supposing if imagine that the oil is yin and the flame is yang. Now, if oil is less, the flame will be less. That means both are less, both are deficient. Yin is deficient and yang is deficient. To increase the flame, what we will have to do? We will have to increase the oil. That means we will have to increase the yin. Second example is, if the oil is excess, supposing if the oil is excess, still the flame will not be normal. I mean, it will, not flame. I mean, like it will not burn, So what will happen then? So if oil is excess, then also the flame reduces. One is excess and one is deficient. Yin is excess, that means yin is excess, and yang becomes deficient. Here we will have to decrease the kidney yin. So you have to understand that what is less. Supposing if the yin is more, you have to decrease the yin. If yang is more, you have to decrease the yang. Sometimes both are deficient, so you have to increase both of them. Now let us understand the relation of kidney with the other organs, so that you are able to understand how important the role of kidney is to control all the organs. See, the relation of kidney with SI and LI. So, kidney helps the small intestine and large intestine to separate the turbid and clean fluid. Kidney controls the intestinal function. With the lungs, what does it do? Kidney receives supply of fluid from the lungs. Some part of the fluid is thrown out, some part evaporates, and some are sent back to the lungs to keep it moistened. Because if lungs becomes dry, there will be a problem. Lungs receives oxygenated air and sends this clear chi downwards to kidney. Kidney does the work of retaining this chi and using it whenever it needs. The relation of spleen and kidney. Kidney gives heat and warmth to spleen, with which spleen does the work of transportation and transformation. Spleen makes food chi, and with the help of lung makes gathering chi. And with the help of kidney, that is a yuan chi, makes true chi, which spleen transports and transforms to the whole body. Now, let us see the relation of stomach and kidney. Kidneys are the gate of the stomach. If kidney does not excrete fluid outside, then the fluid, being obstructed affects the stomach. What is the relation of heart and kidney? Very important relation. Kidney and heart is attached to a vertical axis. There is a direct connection between them. Kidney is yin of the body and heart is yang of the body. Relation of kidney and heart is of water and fire. This relation maintains the balance of the body. This balances yin and yang and hot and cold. Kidney is a control of water element. It sends water upwards for the nourishment, to all the organs. Heart is a controller of fire. There should be fire for the nourishment of kidney. Heart fire goes down towards the kidney, to nourish the kidney. If kidney yin is deficient, chi does not go upward on the vertical axis. So there will be heart yin deficiency also. Let us see the relationship of liver and kidney. The relation of kidney and liver is of mother and son. See, liver is a storehouse of blood, and it is also a chemical factory. It's always heated up. So liver can't do its function without fluid. Just like a plant needs water to grow, similarly, if kidney yin is deficient, then liver will also not be able to, liver will also be deficient. And if liver yin becomes deficient, then liver yang becomes excess, then the liver blood will be deficient. Now, the relation of GB and kidney. Kidney nourishes gallbladder so that it can do its function properly. If kidney doesn't moisten the gallbladder, then bile will dry up. And then what will happen if bile will dry up? It will convert into stone. GB gives strength to muscles. So if it is not nourished properly, so the muscles will not have strength. The relation of UB and kidney. See, control of urine passage is done by UB, but
it receives the necessary energy for this function from kidney. If kidney is weak, person is not able to control the urine. If kidney yang is deficient, then the sphincter remains open and there is excess urine. If kidney yin is deficient, that means the sphincter closes and you have less of urine. So now, see, we have understood basically that why any organ doesn't like its energy in excess or in deficient, because they have their own function. See, if the energy of kidney is excess, then what will happen? It will shrink. Then it will not be able to do the function. If heart's energy is excess, then what will happen? Heat will increase, and the circulation will be affected. And if there is too much of heat in the heart, it may even burst. What will happen if the energy of spleen is excess? If humidity is excess, so dampness will increase. Spleen will not be able to do its function. Spleen will not be able to do the transformation and transportation work. If the energy of liver is excess, then movement will increase and the function of liver will be disturbed. What will happen if the lungs energy is excess? Alveoli will be dry. And when this will be dry, so there will be breathing problem. And what about yang? See, yang, yang energy is important to carry out the duty. So the yang is a function which, every paired organ it has to perform its task with the help of its energy. So that is why every organ, it likes its own energy in balance, because every organ have their own task to do. If kidney essence becomes deficient, then kidney chi will be deficient. And if kidney chi is deficient, then kidney yang also will be deficient. This means that for any problem, you should treat kidney chi. And just few minutes back, Nisha ji said that you can even treat on GV 5.5. So you can always keep it toned so that it can feel energetic. If yin sinks, yang is balanced, then it is called an empty heat. That means yang is on its own level, but then yin has synced. So that means what will happen? It is called as empty heat. Extremities will be hot, but when you will check through the thermometer, you won't find any reading. That means this is empty heat. Now, if yang sinks and yin is balanced, then it is called as empty cold. So extremities, hands and feet, they will be cold, but it will not be seen in the reading. So that means it is empty cold. See, kidney yang deficiency easily causes spleen yang deficiency. Kidney yang deficiency may cause lung chi deficiency. Kidney yang deficiency and spleen yang deficiency both causes enteritis. What is that? That is an inflammation of the intestine, especially in the ileum. It also causes dysentery, severe diarrhea, with mucus and blood. It also causes nephritis. This is acute or chronic inflammation of the kidney, which is caused by infection. And also it causes heart disease. Kidney yang deficiency and yang deficiency, heart yang deficiency, it causes edema and heart problem, maybe palpitation also. So these are the protocols. If anybody wants, can write it down. Kidney yang deficiency, K3, 7, CV4, 6, GV4, UB23, 47, 62, SI3, tone. The protocol for kidney SS deficiency is K3, 6, CV4, UB11, 15, 23, GV4, 14, 20, GB39, tone on the right side. Kidney essence is always given on the right side. Lung chi deficiency protocol is LU7, 9, UB13, GV12, CV6, stomach 36, tone. Kidney yang and spleen yang deficiency is K3, 7, stomach 25, 36, 37, GV4, UB20, 21, 23, 25, and CV6 tone. Stomach heat is stomach 25, 44, 45, P6, CV13, sedate, and CV12 tone, which can be applied on the left hand side.
So now I think it is very much clear that what is the role of kidney, and how it is functioning in our body, what is yin yang, and why it is important to understand yin yang. Because until and unless you do not understand the function of yin and yang energies in our body along with the chi, so it is very difficult to diagnose a disease. That is why to diagnose a disease very properly, you need to understand the function of each and every organ, the what do you say, yin and yang of each and every organ, and its relationship with the kidney and heart, because they control the water and the fire, because they control the heat and the coldness in the body. So see, these are all interrelated. So if you understand this like a story, so for example, if you take your body like a kingdom, and imagine that the heart is the king, all right, and the kidney is the queen. Now these are all the ministers who have been assigned duties. So then it will be easy for you to correlate, what is the role of kidney, why it has to nourish. Because see, heart is fire. If it doesn't nourish heart, so that will be too much of heat. Small intestine is a fire element, so again there it will be too much of heat. So you understand what will happen. So see, every energy has some of the other role, every element has some of the other role on the organ. So you have to understand the relation between the kidney and the all the organs, and the heart and all the organs. Basically, kidney and heart are the main king and queen of our body. So remember that. All right. So this was a very small effort that we tried to bring it in front of you. I hope we did justice to this topic. And thank you so much. Over to you, Nisha ji. Just say thank you to everyone. थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें सुना, इस टॉपिक पे हमसे डिस्कस हुई आपकी, और आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, मैसेज किए मुझे, उससे मेरा हौसला बढ़ा। पहले तो मेरा मन थोड़ा सा बताते बताते मैं खुद ही थक सी गई थी कि पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग भी रहा है या नहीं। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई बात तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, आप सबको अच्छा लगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, एक बार थोड़ी सी लोकेशन दिखाएंगे जी, वो किडनी ऑफ O5 का। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, पहचान करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया। यहाँ GV1 बर्निंग वेसल 1 होता है ना, हाँ आएंगे तो 9 होता है, ठीक है। हाँ हाँ यहाँ से आप सीधी एक लाइन ड्रॉ करती हैं, अगर हाँ एक ये फिंगर रखते बताइए, यहाँ पे अगर आप सीधी लाइन सीधी नहीं हो पाई, चलो आपको एक तरीका बताती हूँ। यहाँ पे एक डिप्रेशन सा मिलता है इस वाली बोन के बिल्कुल, इस मिडल फिंगर की बोन के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे रिस्ट की जॉइंट पे, ठीक है। हाँ मैम, हाँ बीचों बीच ये हमारा बर्निंग वेसल 9 है। 1 और 9 के बीच में देखिए 4.5, 4.5 बीच वाला बिल्कुल जॉइंट हुआ। उसको अगर तो आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसे ऐसे करके ही बनाने, एक एक मैग्नेट की दूरी पे, तब भी आपको पता चल जाएगा 5.5 कहाँ होता है। और अगर इस तरह से आप ऐसे इसके बीच में यहाँ पे उंगली रखते हैं, तो ये आपका 23 है, इसकी इस फिंगर के नीचे 23 GB4 है। हाँ जी, यस मैम। बिल्कुल इसी फिंगर के ऐसे करके आप आओगे तो यहाँ पे 5, ओके मैम। यानी कि UV है आपका, उसके सामने सीध में 5 है। आपने क्या करना, 5 और 5 के थोड़े से पीछे, 4 और 5 के बीच में नहीं, 5 और 6 के बीच में आपने एक मैग्नेट लगाना। अगर छोटा मैग्नेट लगाना है तो आपको देखना पड़ेगा पूरी तरह से, और अगर आप बड़ा मैग्नेट लगा देते हैं तो वो कवर कर जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छा रहा सेशन आपको। मैम ये Alright, डिप्रेशन, thank you so much. ये बीच में डिप्रेशन में या बोन पे है? On the bone. ओके, थैंक यू। मैम टोन करना है या सीडेट? टोन करना है। ओके, थैंक यू। आप म्यूटेड हैं निशा जी। अरे मैं तो म्यूटेड नहीं हूँ। हाँ, अभी आ गया आवाज, ठीक है। म्यूटेड तो नहीं थी मैं शुरू से ही। हाँ। जैसे आप, ये है डिप्रेशन इस बोन के साथ आता है। ये देखिए मेरा हाथ से आपको बोन बहुत क्लियर, मेटाकार्पल बोन्स दिख रही हैं आपको क्लियर। इस वाली बोन के साथ आप यहाँ पे आते हो तो UV17 डिप्रेशन में होता है, बिल्कुल उसके साथ यहाँ पे आपको UV बर्निंग वेसल 9 है, ठीक है। अब आपको लोकेशन पता चल गई होगी।
थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया, बहुत Thank बहुत you so much. So Thank much. you. Can we get recording? Yes, you, yes, ma'am. yes. We will provide the recording. We will be putting it in the groups wherever from you have joined. Ma'am, So recording will be provided. Thank you. one more question, very important. One patient is asking for is not being able to sleep in the night. Is there something? Please tell me in short, please. Who's asking? I'm Shilpi. Shilpi. Ma'am. Yes. Yeah. Thank you, ma'am. हेलो, Yeah, ma'am. The person is not being able to sleep in the night. His age is around 40. So what should? कि देखिए Ma'am, इंसोम्निया, you are muted again. मैं Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम भी बताना पड़ेगा कि किस टाइम से किस टाइम उसको नींद नहीं आती। सुबह 9 बजे सोने का टाइम, 9 बजे 10 बजे, मुझे नहीं पता लोगों का क्या टाइम है, मैं तो 9:30 बजे सो जाती हूँ। तो अगर 11 बजे नींद नहीं आती तो उसके अलग सिम्टम होते हैं, 1 बजे नींद नहीं आती तो उसके अलग सिम्टम हैं, 3 बजे नींद नहीं आती तो उसके अलग सिम्टम है। तो अगर पूरी रात ही नींद नहीं आती तो उसके अलग से हैं। तो मैम आपको पूरी पड़ेगा कि रात नींद नहीं आती, पूरी रात नींद नहीं आती। या तो उनके देखो सोने H7 को टोन कर दो, नींद आनी शुरू हो जाएगी। गोल्ड ब्लैडर को 40 को टोन कर दें, या ब्लैक कलर यहाँ लगा लें या ब्राउन कलर लगा लें तो भी नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये अलग अलग सिम्टम है। और एक बहुत ही मेरा तो टोन सिगरेट का तो है ही। अगर मैं जैसे अपनी योगा क्लास में या लोगों को वैसे बताती हूँ कि अगर 11 से 1 के बीच में नींद नहीं आती तो इस वाली फिंगर जो राइट साइड, ये मेरी लेफ्ट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड का ऊपर वाला जॉइंट है, इस पर बांध दो 2 मिनट के लिए या पट्टी बांध लें। अगर 1 से 3 के बीच में नींद नहीं आती तो यहाँ वाली जगह पे मेथी की पट्टी बांध लें। और साथ में जब यहाँ भी करना है तो भी यहाँ पे आपको एक मेथी की पट्टी बांधनी पड़ेगी। बात जॉइंट पे यहाँ लगाना है तो भी यहाँ पे मेथी की पट्टी बांधनी पड़ेगी। इस मेथी की पट्टी बांध के उनको एक बार देखें आप, क्योंकि आपने मुझे सिम्टम कुछ भी बेस उनका कुछ भी नहीं बताया। मैं एक जनरल तरीके का ट्रीटमेंट आपको दे रही हूँ। या फिर आप ऑल्सो आप GV20 पे भी एक पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लैक कलर या ब्लू कलर लगा सकते हैं, so that you know your brain is little calm. So before going to sleep, you can also put point over here. I hope you can see GV20 and here black. कारण क्या This है? is general, this is general, but then you have to understand the reason. You find out the reason. Yeah. So that's it for today. Thank you so much, Priyanka ji. We are done. So thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for such a nice Thank you class. so much, ma'am. Very Thank you so much, We shall meet. Thank you, ma'am. We shall meet soon again, ma'am. Yes, Thank you we so will. much for. We are okay. Let me Kamla inform Shukla. one more thing. Yeah. Yes. Sorry, somebody said something. Gee, COVID-4 is going on. So much of asymptomatic things are when verified, it is confirmed that positive, but the symptoms are asymptomatic. Is there anything, any protocol, quick protocol? You have joined from which group? So you can just drop the message. So we will answer you there, because then we will have to understand the everything and then let you know. Yeah. One more thing. Sorry. In general, yeah, we will. You just put it in the group. You ask the question in the group, WhatsApp group, wherever you are in, and then I will answer. Okay. You have joined here through some group. Yes, we will answer you there. You have done a very great thing, but I have joined very late. Just now only I saw. In the 10 minutes, I want to know many things. So we would like to have the recording, and that yes, we will send that. I have confidence. I'm asking you because all the 4 in our family are detected as positive recently. That is the reason I'm asking. Okay, thank you. Okay, I will let you know. Sure. We will let you know. All right. One more small announcement I want to make, that we are very shortly going to conduct a paid class. That also was insisted by many of my friends and the participants. So they said that you have to have a exchange of energy. So this since they have insisted, so we are going to plan. Of course, the energy exchange will be very, very minimal, and then we are going to come up with very interesting topics. So if anybody wants to join, can definitely, join us. We will send whenever we plan, we will let you know. All right. And thank you so much for today. If we have made any mistake or
we were not up to the mark, excuse us. Thank you so much. No, ma'am, the class was really very good, and definitely we'll meet again soon, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.